और बस एक चीज जो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जर्नी की शुरुआत करी है तो दो चीजें अपने आप के अंदर जरूर रखना। एक पॉजिटिविटी के साथ जर्नी का स्टार्ट करना, एंड गोल के साथ हमेशा मत लगे रहना कि मुझे बस सिलेक्शन चाहिए और हर दिन सिलेक्शन के बारे में ही मत सोचना। नीट 2026 भूल जाओ, मैं सही बोल रहा हूं, नीट 2026 भूल जाओ कि नीट 2026 में क्या होगा, कैसे होगा, उसमें रिजल्ट कैसा आएगा, पेपर कैसा आएगा, प्लीज भूल जाओ। इस जर्नी को एंजॉय करो। और कैसे इस जर्नी को एंजॉय करना है, 100% मेरी बात मान लो। इस जर्नी को तुमने अगर एंजॉय कर लिया ना, इस जर्नी को 100% जैसा मैं बताऊं वैसा चलते गए और 80-90% फॉलो कर लिया ना, तो तुम सक्सेसफुल हो जाओगे, नीट तुम्हारा निकल जाएगा। बहुत बच्चा ये गलती करता है, आप में से बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि हमेशा यही सोचते रहते हैं रिजल्ट 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 फाइनल रिजल्ट रिजल्ट फाइनल रिजल्ट, नीट 26 में होगा कि नहीं, नीट 26 में कैसा आएगा, नीट 26 में क्या होगा। देखो कैसा आएगा पेपर, क्या होगा, ये किस बात पर डिपेंड करता है कि आप आज उसके लिए कितना मेहनत कर रहे हो। तो सिर्फ आज की मेहनत के बारे में सोचते चलो ना यार, सिर्फ आज की मेहनत के बारे में सोचते चलो, ठीक है। बाकी अभी बताएंगे आपको बहुत सारी चीजें बताएंगे, डायरेक्ट पॉइंट पे आएंगे, बिल्कुल भाई बिल्कुल, बहुत सारी चीजें बताएंगे, डायरेक्ट पॉइंट पे आएंगे, सारी कंसेप्चुअल बातें करेंगे, सब कुछ बताएंगे। रेडी हो आप लोग? रेडी हो आप लोग? चलिए ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात कि आज का जो हमारा गोल है वो क्या है। तो सबसे पहले थोड़ी बहुत जनरल गाइडेंस करेंगे, बातचीत करेंगे, क्योंकि बहुत बच्चे पुराने होंगे और बहुत सारे बच्चे नए होंगे, ठीक है। तो जो नए बच्चे हैं भाई, उनके लिए कुछ बातें बताना जरूरी है, पुराने बच्चों के लिए भी बातें बताना जरूरी है, ठीक है। और उसके बाद आज का जो हमारा गोल होगा उसमें हम बेसिक कैलकुलेशन कर रहे होंगे, क्योंकि हमें फिजिक्स में, समझिएगा प्लीज, फिजिक्स में जब हम पढ़ने जाते हैं तो फिजिक्स को पढ़ने के लिए, उसके कंसेप्ट को समझने के लिए भी बहुत जरूरी है कि हम मैथमेटिकली स्ट्रांग हो, और कैलकुलेशन के लिए भी बहुत जरूरी है कि मैथमेटिकली स्ट्रांग हो। तो आपको दो बातें मैं बताता हूं कि बेसिक मैथ हम लोग 2 बार पढ़ेंगे। आप बात कर रहे हो सर? यस, बेसिक मैथ हम लोग 2 टाइम्स कवर करेंगे। कोई बताएगा कैसे 2 टाइम्स कवर करेंगे? कोई बताएगा क्यों सर? आगे चलिए आगे, अरे भाई आगे चलिए। फॉर वेक्टर कैलकुलेशन, ठीक है, फॉर वेक्टर कैलकुलेशन कंसेप्ट, फॉर गधा विजुअलाइजेशन, न्यूमेरिकल सॉल्व के लिए, फॉर मोर कंसेप्ट क्लियरिटी, कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए। यस, आप सभी लोगों का जवाब बिल्कुल सही है, आप सभी लोगों का जवाब बिल्कुल सही है। चलिए अब बात करते हैं, चलिए सुनिए अब ध्यान से। आगे क्या? आगे चलिए, बताइए भाई, आगे आ जाओ आगे सुनो ध्यान से। किसी लिए बेसिक मैथ जरूरी है? तो सबसे पहले समझना कि अगर मैं बेसिक मैथ की बात करूं कि व्हाट इज बेसिक मैथ, बेसिक मैथ क्या होता है, मैथ क्या होता है, सिंपल मैथ क्या होता है। मैथ इज अ लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, मैथ इज अ लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। अगर मैं फिजिक्स में कोई कंसेप्ट समझाना चाहता हूं तो उसको मैं तुम्हें एग्जांपल से विजुअलाइज कराऊंगा, फिर वहां पे कुछ फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, रोटेशन में फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, ग्रेविटेशन में तुम्हें एरो दिखाऊंगा, फोर्स कहां लग रहा है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायरेक्शन दिखाऊंगा, इलेक्ट्रोस्टैट में इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन बताऊंगा। तो हर चीज को समझाने के लिए, ध्यान से सुनना, फिजिक्स में हर चीज को समझाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैथमेटिक्स का सहारा लेना पड़ेगा। मैं जो भी बातें करूंगा, मैं समझ आया कुछ नहीं आया, मैं चाइनीज सीख के आया इन दिनों, चाइनीज में मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुम बहुत गधे बच्चे हो, तुमको नहीं समझ में आया ना, नहीं। उसी तरीके से अगर तुम्हें ये मैथ का लैंग्वेज नहीं समझ, फिजिक्स का लैंग्वेज नहीं समझ में आएगा बेसिक मैथ, तो आप कंसेप्ट को नहीं समझ पाएंगे, कैलकुलेशन तो दूर की बात है। मैं फिजिक्स की बहुत सारी चीज तुम्हें फील ही नहीं दिला पाऊंगा, मैं तुम्हें कंसेप्ट ही नहीं समझा पाऊंगा, मैं तुम्हें विजुअलाइज ही नहीं करा पाऊंगा जब मैं वो भाषा ही नहीं बोल पाऊंगा। और फिजिक्स की भाषा होती है मैथमेटिक्स, फिजिक्स की भाषा क्या होती है? मैथमेटिक्स। तो इसको हम 2 बार क्यों पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंसेप्ट को समझने के लिए जो जरूरी चीज है, इसलिए। दूसरी बार 2 बार क्यों करना चाहिए? क्योंकि हम कैलकुलेशन भी बिना मैथमेटिक्स नहीं कर सकते। अगर मुझे कैलकुलेशन करना है तो मुझे मैथमेटिक्स आना चाहिए, फास्ट कैलकुलेशन करना है तो मैथमेटिक्स आना चाहिए, अच्छा सवाल को पढ़ना है तो भी मैथमेटिक्स आना चाहिए, क्योंकि मैथमेटिकल टर्म्स में आजकल सवाल बन जाते हैं, तो मैथमेटिक्स बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे आते हैं कि 2 बार मैथमेटिक्स कैसे पढ़ेंगे। तो एक बार में पूरा 12 लेक्चर 13 लेक्चर लेके कंप्लीट मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। उसके बाद जब मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, जब मैं कोई कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तो वहां पे बॉक्स डाल के, जिसको हम बोलेंगे, कुछ भी नाम दे देंगे, वो तेरी मर्जी है ना, रामलाल बॉक्स नाम दे देंगे। तो ये रामलाल बॉक्स में मैं कंसेप्ट यूज्ड यहां पर लिखूंगा। और अगर मैं नहीं लिखा तो मेरा अंदर से फोन में हाथ डाल के और मेरा पैर पकड़ के बाहर खींच रहा है, मास्टर तुमने कहा था कि 2 बार बताएगा, चल बता यहाँ पे कंसेप्ट कौन सा यूज किया है, साइड में लिख के दिखा। तो उससे क्या होगा कि फर्दर जब आप रिवाइज कर रहे होंगे और कैलकुलेशन में फंसेंगे या कंसेप्ट में वहां पे फंसेंगे, मैथमेटिक्स के टर्म्स में फंसेंगे, ये कैसे हुआ, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कैलकुलेशन में ये टर्म यूज किया गया है, ठीक है। क्या बाहर खींच लोगे क्या रामलाल बॉक्स? यो क्या बाहर खींच लोगे क्या मुझे? ठीक है। सिलेक्शन बॉक्स, अच्छा कह रहा है कि सिलेक्शन बॉक्स लिख दो सर, ये कह रहा है सिलेक्शन बॉक्स लिख दो सर, ठीक है, कोई भी बॉक्स लिख दूंगा, तुम्हारी मर्जी, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं एक कॉर्नर डाल के लिख दूंगा कि कंसेप्ट यूज क्या हुआ है हर सवाल में। कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में आग लगा के बता दीजिए सर, जोरदार है सर। इससे तो हमारा पढ़ना भी अच्छा हो जाएगा और हम जब कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो भी अच्छा हो जाएगा, और जब हम बाद में रिवीजन करेंगे उस समय के लिए भी अच्छा हो जाएगा। चलिए बताइए, समझ में आएगा? इसलिए हम बेसिक मैथ 2 बार पढ़ेंगे, एक बार कंप्लीट थ्योरी और एक बार जहां जहां यूज होगा, डिफरेंशिएशन यूज हो रहा है, ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रहा है, डिफरेंशिएशन यूज हो रहा है, इंटीग्रेशन यूज हो रहा है, मैक्सिमम मिनिमम यूज हो रहा है, जहां जहां मैक्सिमम मिनिमम यूज होगा मैं मैक्सिमम मिनिमम का कंसेप्ट वहां बताऊंगा कि ऐसे होता है मैक्सिमम, ये होता है मैक्सिमम, इस तरीके से होता है मैक्सिमम। समझ में आ गया? समझ में आ गया? आगे चलिए, जब हम बात करते हैं फिजिक्स की और कॉम्पिटेटिव फिजिक्स की, है ना, तो कई बच्चे ऐसा कह रहे सर नीट का मास्टर, सर आप नीट का हो, पेपर जेई का आ गया है तो नीट का मास्टर, जेई का मास्टर। एक बात सुनना ध्यान से, तुम मेरे नोट्स उठा लो और जेई मेन के 90% सवाल मेरे नोट्स से मैं दिखा दूंगा, और ऐसे सवाल जो किसी के नोट्स में नहीं है वो भी मेरे नोट्स में। और ये मैं नहीं बोलना चाहता, लेकिन कई बच्चे लगातार मैसेज कर रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं। तो पहली बात, एक कान खोल के सुन लीजिए, कान खोल के सुन लीजिए, मास्टर ना तो जेई का होता है, ना नीट का होता है, ना 10th का होता है, ना बोर्ड का होता है, ना कोटा का होता है, ना पाकिस्तान का होता है, ना अमेरिका का होता है। टीचर ना सब्जेक्ट का होता है, टीचर ना फिजिक्स का होता है, और उसको फिजिक्स के टीचर की तरह देखो।
आज मैं अगर 10th में पढ़ा रहा होता तो मैं उसको जेई के सवाल, एडवांस के सवाल नहीं कराता। और अगर मैं नीट में पढ़ा रहा हूं तो नीट में पेपर 4 क्वेश्चन टफ आए हैं, लेकिन 40 क्वेश्चन 42 क्वेश्चन नोट से आए हैं। आपको स्क्रीनशॉट दिखा दिया और लेक्चर नंबर बता दिया, जाकर देख सकते हैं, अब जाके देख सकते हो। तो सबसे पहले जो तुम्हारे अंदर ये द्वंद चल रहा है, लॉजिकली और कंसेप्चुअली उस द्वंद के बारे में सोचो कि यार टीचर 10th में पढ़ा रहा है तो 10th का ही कंसेप्ट पढ़ाएगा, अगर 9th में पढ़ा तो 9th का कंसेप्ट पढ़ाएगा, बोर्ड का पढ़ा तो बोर्ड का कंसेप्ट पढ़ाएगा, जेई का पढ़ा तो जेई का कंसेप्ट पढ़ाएगा। टीचर पाकिस्तान का होता है, इंडिया का होता है, रुवांडा का होता है, जेई का होता है, कोटा का होता है, ये सब्जेक्ट का होता है। सब्जेक्ट समझ आना चाहिए, सब्जेक्ट को फील दिलाना चाहिए, विजुअलाइज कराना चाहिए, दिखना चाहिए, कैलकुलेशन होना चाहिए, सवाल होना चाहिए। किस चीज का होता है टीचर? टीचर सब्जेक्ट का होता है, उसको रहने दो, ठीक है ना, उसको रहने दो, ठीक है। तो बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे थे, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि टीचर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। फिर हम बात करते हैं फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स के बारे में कि फिजिक्स किस चीज पर चलती है, तो फिजिक्स बेटा 5 P पर चलती है। P से फिजिक्स और 5 P पर फिजिक्स चलती है। पहला P जो है, ध्यान सुनिएगा, पहला P है पेशेंस। आप जब तक पेशेंस नहीं रखेंगे, होगा क्या है बेटा, बुरा मत मानना, लेकिन हम थोड़ा ना इमोशनल हो गए, कई बार इमोशनल होकर सोचते हैं बहुत ज्यादा, यार ये मुझे नहीं आया, अब मैं क्या करूं, ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूं, ये नहीं हो रहा, अब मैं रोने लग जाऊंगा। प्लीज बेटा, अगर ये जर्नी लंबा है तो 10 मिनट में खत्म कर दूंगा, टाइम शुरू करता हूं, 10 मिनट में खत्म कर दूंगा, पूरी बात मैं कहता हूं, उसको पढ़ाना शुरू कर दूंगा। और आज के बाद हर लेक्चर में तू देख लेना, तीसरे मिनट दूसरे मिनट में गुड मॉर्निंग और तुम्हारी बात सुनकर मैं पढ़ाना शुरू कर दूंगा। लेकिन आज से 10 से 12 मिनट का समय दे दूंगा, सिर्फ 10 से 12 मिनट का समय। फिजिक्स जो चलता है 5 P पे चलता है। कौन से 5 P पे चलता है, ध्यान सुनिएगा। पेशेंस से कंसेप्ट सीखो, कंसेप्ट सीखो, पेशेंट से कंसेप्ट सीखो, बहुत पेशेंटली सुनो, टीचर की बात छोड़ो मत, स्किप मत करो, पूरा ध्यान से पहले कंसेप्ट सीखो। सर पहला P तो समझ में आ गया, सर दूसरा P, पेन यूज करो, पेन यूज करो। बच्चा कहता है इसलिए तो समझ आ गया, मास्टर आगे बढ़ रहे हैं, मजा आ गया, मजा आज आगे लो, कल भूल जाइए, तो पूरा उसको ध्यान से पहले सीखो, समझो, विजुअलाइज करो और उसको लिखो, नोट्स बनाओ। क्लास में मैं ब्लैंक पीपीटी पे लिख लिख के पढ़ाऊंगा, उसका नोट्स बनाओ, पेन यूज करो, नोट्स बनाओ, कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन करो, आधा कैलकुलेशन करके मत छोड़ो, ठीक है। कहां अब तीसरा P, पेपर पे करो। कहां करोगे, पेपर पे करो। P फॉर फिजिक्स, P फॉर पेशेंस से कंसेप्ट समझो, P फॉर पेन यूज करो, पेपर पे रख दो, रफ पेज पे पूरी थ्योरी क्लास खत्म होने के बाद रफ पेज पर लिख लिख के एक्टिव रिकॉल करो। जब तक तुम खुद से अपने हाथों से सारी चीजें नहीं लिखोगे तब तुम्हें कैसे समझ आएगा, तब तुम्हें कैसे समझ में आएगा। क्लियर है। तीसरा प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और फिर प्रोग्रेस, ये प्रोग्रेस वाला भी लास्ट में। तो P फॉर फिजिक्स, P फॉर पेशेंस, P फॉर पेन, पेपर, प्रैक्टिस एंड प्रोग्रेस, यही होगा भाई साहब, यही होगा भाई साहब, ठीक है। चलिए, तो समझ में आ गया कि हमें पेशेंस से कंसेप्ट सीखना है, घबराना नहीं है। और आप टीचर नहीं बन जाओगे एक ही क्लास करके, आपको धीरे धीरे कंसेप्ट समझ में आएगा। कुछ चीजें नहीं समझ में आएगी, रिवीजन कर लेना, पूछ लेना, दोबारा देख लेना, थोड़ा सा पेशेंस रखना, ठीक है। चलिए सर, P फॉर फिजिक्स, P फॉर पेशेंस, P फॉर पेन यूज करना है, पेपर पे प्रैक्टिस करनी है, तभी जाके आपका प्रोग्रेस होगा। और प्रोग्रेस वाला भी लास्ट में भाई, ठीक है। नेक्स्ट, सर हम आपसे पढ़े कि नहीं पढ़े, तो दूसरी बात तो सबसे इंपॉर्टेंट है, बच्चों को लगता है कि ठीक है पढ़ाई शुरू कर दिया, अब हो गया, आप टीचर कर लिया। नहीं, आप मेरे से सिर्फ और सिर्फ तभी पढ़ना, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, आप मेरे से सिर्फ और सिर्फ तभी पढ़ना जब तेरे अंदर इतनी हिम्मत हो कि तुम 10,000 क्वेश्चन सिर्फ फिजिक्स में करना। तो ज्यादा नहीं हो गया ना, पूरा कैलकुलेशन के साथ समझा, सिर्फ फिजिक्स में करना। सिंपल बताता हूं मैं, 6,000 क्वेश्चन तो मैं तुम्हें क्लास में कराऊंगा, खुद सॉल्व करूंगा 6,000 क्वेश्चन क्लास में, लास्ट ईयर किया। उसके बाद जो 4,000 क्वेश्चन है वो संघर्ष असाइनमेंट के फॉर्मेट में, महामंथन के फॉर्मेट में, क्लास पीपीटी में 6,000 क्वेश्चन मिल जाएगा, और डीपीटी के फॉर्मेट में आपको मिलेगा, जो एडवांस फैक्टर डीपीटी भी है, दो टाइप के डीपीटी है। इसमें आपको लगभग 30 चैप्टर के 100 सवाल मिलेंगे, 30 चैप्टर के 100 सवाल मिलेंगे, 3 सवाल मिलेंगे। उसके बाद आप टेस्ट दोगे, तो टोटल मैं कह रहा हूँ टेस्ट तो दोगे ना भाई, कम से कम 20-30, हाँ सर 20-30 टेस्ट हो गया। तो कितने लोगों के पास हिम्मत है जो क्लास में बैठ के पेशेंटली पेशेंट से ये 10,000 क्वेश्चन कर पाएगा, हाई हिम्मत है, ये 10,000 क्वेश्चन से कर पाएगा। 10,000 क्वेश्चन करने की हिम्मत है ना, तभी आना। 100, 200, 400 कलम का इंक खत्म करने की हिम्मत आएगा ना, तब करना, ठीक है, तभी आना। सबसे पहली बात, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो सिर्फ आपके क्लास में आने से नहीं होगा, आपको ये क्वेश्चन समझना पड़ेगा, आपको क्लास में इतने क्वेश्चन करने पड़ेंगे, और उसके बाद जो आपको होमवर्क मिलेगा, जो संघर्ष असाइनमेंट दूंगा, महामंथन दूंगा, ये क्या है मैं और बताऊंगा आपको, क्लास पीपीटी डीपीटी से करना पड़ेगा। कंसेप्ट को पेशेंटली फील के साथ पढ़ना है, फिजिक्स से खेलना सिखा दूंगा, फिजिक्स तुमसे होगा इसकी पूरी गारंटी है। घर पर बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का टाइम दे पाओगे। अगर तुम मुझे फिजिक्स के लिए रोज 5 आवर देने के लिए तैयार हो, तभी तुम मेरे से पढ़ना मत पढ़ना। सिंपल कैलकुलेशन है, 4.5 घंटे से लेकर 5 घंटे रोज फिजिक्स को देने के लिए आप तैयार हो, तभी तुम मेरे से पढ़ना। देखो हाथ जोड़ के कह रहा हूं, प्लीज मत पढ़ना, प्लीज मत पढ़ना, क्योंकि समय दोगे तभी मैं कंसेप्ट सिखा पाऊंगा, तभी मैं सवाल करा पाऊंगा, तभी तुम घर पे प्रैक्टिस कर पाओगे। एक्स्ट्रा लेक्चर से परेशान नहीं होना। एक्स्ट्रा लेक्चर इसलिए दूंगा क्योंकि मैं ये महामंथन का सॉल्यूशन दूंगा, संघर्ष का सॉल्यूशन दूंगा, है ना, और जो कट्टर एडवांस डीपीपी है उसका सॉल्यूशन दूंगा, तो बेसिक बात इन सबका सॉल्यूशन दूंगा, होमवर्क का सॉल्यूशन दूंगा, तो एक्स्ट्रा लेक्चर कुछ लगेगी, एक्स्ट्रा लेक्चर लगेगी, ठीक है। नेगेटिव से स्टार्ट करना है, बहुत सारे बच्चे नेगेटिव से स्टार्ट नहीं करना चाहते, लेकिन मैं नेगेटिव से स्टार्ट करूंगा, थोड़ा पेशेंस तुम बना के रखना, थोड़ा रखना, है ना, थोड़ा रखना। उस समय मान लो मैं नेगेटिव से स्टार्ट कर रहा हूं तो बस देख लेना या पीपीटी से पढ़ लेना या कुछ और कर लेना, लेकिन यहां तक लेके जाऊंगा एडवांस तक। तो कई बच्चे सीधा ये करना चाहते हैं, तो प्लीज मेरे से मत पढ़ना भाई, मैं सीधा एडवांस नहीं पढ़ा सकता, सीधा एकदम हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं करा सकता मैं, है ना। प्लीज 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 मेरे से मत पढ़ना कि डायरेक्टली तुम्हें हाई लेवल के क्वेश्चन करने हैं, तो मैं नहीं करा पाऊंगा बेटा हाई लेवल के क्वेश्चन डायरेक्ट,
क्यों नहीं करा पाऊंगा भाई? यार बेसिक कंसेप्ट पढ़े बिना तुम कर लोगे क्या? और अभी भी नीट 2025 में भी ना, तुम खुद बताना 20 क्वेश्चन बहुत इजी और पीवाईक्यू बेस्ड थे कि नहीं? भले ही उसमें लैंग्वेज लेंदी था, अंडरस्टैंड, लेकिन करना इजी था कि नहीं? जल्दी बताओ। 20 क्वेश्चन करना इजी था कि नहीं? 20 क्वेश्चन करना इजी था कि नहीं? जल्दी बताओ। 20 क्वेश्चन करना इजी था कि नहीं? जल्दी बताओ। ठीक है, अब उस 20 क्वेश्चन के लिए तो सबसे पहले बेसिक से पढ़ोगे, कंसेप्ट को समझोगे, कैलकुलेशन को समझोगे, तभी तो पढ़ पाओगे। मास्टर बात तो ठीक कह रहा हूं मास्टर, एकदम सही है। तो निगेटिव से स्टार्ट करना बहुत जरूरी है। लेकिन अगला जो 15-20 क्वेश्चन था, मैं 3-4 क्वेश्चन जो बहुत एडवांस लेवल के थे, वो तो तुम किसी को भी दे दोगे, टीचर को भी दे दोगे तो सॉल्व नहीं करेगा। तो अगर ऐसा ही पेपर आ गया तो जो बेसिक से 20 क्वेश्चन है उसके लिए तो निगेटिव से पढ़ना जरूरी है। हाँ सर, उसके बाद जब एडवांस तक आपको जाना है तो नेक्स्ट जो 20 क्वेश्चन था ना, उसके लिए जेईई मेन के अपर लेवल तक जाना पड़ेगा। तो वहां तक भी लेके जाऊंगा। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो कोई यहाँ शुरू नहीं करना चाहता, कोई यहाँ पढ़ना चाहता है, और कोई सिर्फ यही पढ़ना चाहता है, यहाँ नहीं जाना चाहता। तो अगर तुम दोनों के डेल्टा में फिट बैठ रहे हो ना तो पढ़ो, वरना तुम कहीं भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कहीं भी पढ़ सकते हो। अब मैं तुम्हें बताऊं, ये मैं ऐसे देख रहा था तो लास्ट ईयर की ये कीम का है। लास्ट ईयर की कीम में टोटल, मतलब मैं ऐसे देख रहा था तो मेरे सामने आ गया, टोटल 347 लेक्चर लिए और सारे लेक्चर 2 आवर प्लस के ड्यूरेशन। टोटल एक साल में नहीं, वो तो सिर्फ 10 महीने मिलता है या 9 महीना मिलता है, तो 9 या 8 महीने में टोटल 347 लेक्चर लिया है यकीन 2.5 में। आप चेक कर सकते हो, ये डेटा है। 347 लेक्चर लिए, जिसमें से 9 लेक्चर इसमें कैंसिल लिखा है, ये गलत है। जो बच्चे पढ़े होंगे उनको पता है कि एक भी लेक्चर कैंसिल नहीं हुआ था। मेरी सिस्टर की शादी थी ना, उस दिन भी मैंने क्लास लिया, लेक्चर कैंसिल कभी नहीं हुआ था। 9 लेक्चर शिफ्ट हुआ था, रीशेड्यूल हुआ था, रीशेड्यूल हुआ था, सिर्फ 9 लेक्चर। 347 लेक्चर टोटल पढ़ाए थे मैंने, और साढ़े 2 घंटे प्लस के, मतलब 700 के आसपास मैंने आपको पढ़ाया था, 700 घंटे। और 9 लेक्चर आपके क्या हुए थे, रीशेड्यूल हुए थे, 9 के बदले मैंने 18 लिए हुए। ठीक है, समझ में आया? बस ऐसे था। तो इसी तरीके से इस साल भी पढ़ेंगे, लास्ट तक रिवीजन कराया आपको। यहाँ पे भी जैसे 11th आधा हो जाएगा तो रिवीजन स्टार्ट कर देंगे, जब 11th पूरा हो जाएगा तो फिर से 11th का रिवीजन स्टार्ट कर देंगे, जब 12th मिड में हो जाएगा तो 12th का रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। तो रिवीजन आपका चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब 2-4 बातें जो आपको ध्यान रखना है फटाफट बता देता हूं। क्लास मिस मत करना प्लीज। ऐसा मत सोचना कि बाद में कर लेंगे, घर पे रह रहे हो, बहुत डिसिप्लिन की जरूरी है, तो क्लास मिस करोगे तो अगला क्लास समझ नहीं आएगा, एक क्लास मिस करोगे दूसरा क्लास समझ नहीं आएगा। तो इसका ध्यान रखना है, क्लास मिस मत करना। सारे थ्योरी नोट्स में लिखना, शॉर्ट नोट्स खुद बनाना है साथ में, है ना? शॉर्ट नोट्स खुद बनाना है, जब मैं लिखता रहूंगा। थ्योरी सारे क्लास में खुद लिखना, पेन पेपर लेके बैठना। ऐसा नहीं कि वो कथा भगवान की कथा सुनने बैठ गए बस, है ना? कथा सुनने बैठ गए, ऐसा मत करना। सिर्फ इस मोड से मत आना कि मुझे सुनना है, ऐसे मोड से मत आना। क्वेश्चंस रफ पेज पे सॉल्व करना जब मैं कराऊंगा, कि क्वेश्चन नोट्स में नहीं लिखना, थ्योरी सारे नोट्स में लिखने। क्लास में हाथ में पेन लेके बैठना है और 2 कॉपी लेके बैठना है। प्लीज सभी लोग हाथ में पेन और 2 कॉपी लेके बैठना है। एक पर आप लिखेंगे थ्योरी सारा, और जैसे क्वेश्चन आए तो रफ पेज में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन फर्स्ट टाइम में सॉल्व ना हो उसको मार्क करके रखना हमेशा। ये मार्क क्वेश्चन होना चाहिए फॉर रिवीजन। ये सब नहीं करते हो तो इसकी आदत डाल लो कि जो फर्स्ट टाइम में क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ या ट्रिकी लगा या आपको समझ नहीं आया, उसको मार्क करके जरूर रख लेना। क्लास के बाद नोट्स बंद करके कंप्लीट थ्योरी रफ पेज पे लिख के प्रैक्टिस करना है। ये कैसे करना है और इसमें क्या क्या दिक्कत आएगी वो बता देता हूं। जैसे मान लो कि आज मैं ना तुम्हें 30 सवाल कराया और 5-6 थ्योरी बताई, तो जैसे क्लास खत्म हो जाता है या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी क्लास खत्म हो जाती है, उसके बाद शांति से एक रफ पेज लेना है, मोबाइल बंद, नोट्स बंद, सामने एक रफ पेज होना चाहिए। उस पे आज थ्योरी क्या पढ़े उसको लिखो, और तुम्हें लगेगा कि तुमको सब समझ आ गया, तुमको सब आता है। जब लिखने बैठोगे ना तो हो सकता है तुम 4-5 चीजें भूल जाओ। अब जब तुम 4-5 चीजें भूल गए तो कोई बात नहीं, तुम्हें 2 ही चीजें याद है, 10-20% याद है, उसको लिखो। प्रॉमिस करो सब लोग ये काम करेंगे। इससे क्या होगा ना कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, सर हम एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन भूल गए, सर एग्जामिनेशन हॉल में समझ ही नहीं आ रहा कि कंसेप्ट कौन सा है, सर हम रिवीजन करते हैं तो हम ब्लैंक हो जाते हैं, सर पढ़ा तो सब था लेकिन अब याद ही नहीं है। ये सब बेटा ठीक हो जाए, ये सब ठीक हो जाए। तो क्लास के बाद नोट्स बंद करके कंप्लीट थ्योरी रफ पेज पर लिखना है। इसको पता नहीं क्या कहते हैं, एक्टिव रिकॉल कहते हैं शायद। ये जब करोगे तो स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन धीरे धीरे इसका आदत बन जाएगा। तो कितने लोग इसको करने वाले हैं जरूर बताना, कितने लोग इसको करने वाले हैं? सर 10% याद आ रहा, कोई बात नहीं, एक बार नोट्स देख लो फिर लिख लो। ये प्रॉमिस करो, ये करना बेटा। दिक्कत आएगी, रोज रोज नहीं हो पाएगा। ये वही चीज हो गया ना कि मैं महीनों से सोच रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं महीनों सोच रहा हूँ कि सुबह उठूंगा, वॉक करने जाऊंगा, रनिंग करने जाऊंगा, लेकिन नहीं जा पाया। पहले सोच रहा था यकीन का सिलेबस करा के जाऊंगा, फिर सोच रहा था उम्मीद करा के जाऊंगा, फिर वहां रिवीजन करा के जाऊंगा, फिर बच्चों का पेपर हो जाएगा तब जाऊंगा। तो मैं कभी नहीं जा पाया। लेकिन तुमको ये लिखना है, तुमको क्या करना है, ये लिखना है, तुमको लिखना है। रोज प्रैक्टिस करना, जितनी भी दिक्कत आए तुम 20% याद करके लिख पा रहे हो 20% लिखना, 50% याद है 50% लिखना। धीरे धीरे इसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। पहले दिन दिक्कत आएगा, पहले एक हफ्ते दिक्कत आएगा, एक महीने दिक्कत आएगा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें आदत पड़ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कहां से करना है? तो ऑब्वियस सी बात है कि मिस्टर फिजिक्स का पीडीएफ मैं दूंगा आपको, इसका नाम मिस्टर फिजिक्स, जिसके क्लास में 6000 जो क्वेश्चन हम करेंगे उसकी क्लास के मिड में मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा। जैसे बेसिक मैथ है तो बेसिक मैथ के 3-4 क्लास में पूरा पीडीएफ दे दूंगा, बेसिक मैथ का पूरा पीडीएफ दे दूंगा, क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, पूरी पीडीएफ दे दूंगा। तो बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन, 6000 क्वेश्चन लिखोगे तो तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस खुद कब करोगे? बताओ ना, 6000 क्वेश्चन तुम अगर लिखने बैठ गए तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कब करोगे भाई? फिर वो संघर्ष असाइनमेंट तो रखा ही रह जाएगा, फिर वो महामंथन तो रखा ही रह जाएगा। तो भाई ऐसा है कि आपको मैं पूरा पीडीएफ दे दूंगा कि मैं क्या कराने वाला हूं, पूरा पीडीएफ दे, ठीक है, सटीक पीडीएफ दे दोगे। उसके बाद पीडब्ल्यू का मॉड्यूल है, आप यहां से क्वेश्चन कर सकते हैं। नोट्स यही आ गया, नोट्स बनाना, आपको डीपीपी मिलेगा। संघर्ष डीपीपी ध्यान से करना है, रोज करना है। संघर्ष असाइनमेंट और महामंथन में क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, इसका तो सॉल्यूशन वीडियो भी मैं दूंगा। अब मैं बता देता हूं मोटा मोटा कि तुम्हें और दुनिया का कोई भी किताब, दुनिया का कोई भी चीज इंक्लूड नहीं करना है। उसका रीजन क्या है कि इसमें जेईई मेन और सिलेक्टेड एडवांस, एनसीईआरटी ऑल एंड बहुत सारे जो बुक्स का आप नाम जान रहे हो, बहुत सारे बुक्स का नाम जो तुम्हारे मन में है कि ये पढ़ना चाहिए क्योंकि इसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, उससे सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैं इस दोनों में डाल दूंगा। यू नो नीड टू वरी, प्लीज थोड़ा ट्रस्ट कर ले भाई, और ना ट्रस्ट होना तो लास्ट ईयर की एक का कंटेंट देख ले।
ठीक है, संघर्ष असाइनमेंट और महामंथन, संघर्ष फॉर न्यूमेरिकल मैं बता दूंगी, संघर्ष फॉर न्यूमेरिकल एंड महामंथन फॉर थ्योरी, न्यूमेरिकल एंड थ्योरी, न्यूमेरिकल एंड थ्योरी, क्या भाई, न्यूमेरिकल एंड थ्योरी, न्यूमेरिकल एंड थ्योरी, ठीक है, न्यूमेरिकल एंड थ्योरी, न्यूमेरिकल एंड थ्योरी, इससे न्यूमेरिकल इससे थ्योरी। तो जेईई मेन एडवांस के सारे पीवाईक्यू, मतलब जेईई मेंस के सारे पीवाईक्यू, एडवांस के सिलेक्टेड पीवाईक्यू, एनसीईआरटी के थ्योरी से और एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल और ऑल बुक्स जो भी तुम जानते हो उसके इसमें हम सिलेक्टेड क्वेश्चन डालेंगे, पूरा बुक्स नहीं डाल सकते हैं, हम वैसे क्वेश्चन डाल देंगे। अच्छा एक चीज और, बहुत बच्चों के मन में डाउट होगा कि सर आप ये कह रहे हो इतने सवाल करने की कहां जरूरत है, सब कम करो, क्वालिटी वाले करो। तो मैं तुम्हें ये एश्योरेंस दिलाना चाहता हूं कि ये सारे क्वेश्चन यूनिक होंगे, अलग अलग कंसेप्ट यूज हो रहा होगा, सब क्वालिटी वाइज क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि एक ही कंसेप्ट में 5 क्वेश्चन करा, कभी हो सकता है कि एक कंसेप्ट में 2 क्वेश्चन करा दूं, ये हो सकता है, लेकिन एक कंसेप्ट में 10 क्वेश्चन नहीं करूंगा, 5 क्वेश्चन नहीं करूंगा। तो क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों आपको यहाँ पे मिलेगी। ये कुछ चीजें हैं, इसको आप जरूर अपने पेज पर लिख लीजिएगा, है ना, नोट्स में बाद में लिख लेना और इसको चिपका लेना कि ये पाप आपको नहीं करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पाप मत करना, कभी भी ये पाप मत करना। सर कौन कौन से पाप है? ये तो इजी है, क्लास नहीं करना, पीडीएफ से पढ़ लेंगे, ये गलती मत करना, ये गलती मत करना। बिना प्रॉपर क्वेश्चन रीड किए डायरेक्टली आंसर मत देना, ये मैं पूरे साल बच्चों को समझाता रहता हूं, कितनी बार समझाया खुद बताना। तू क्वेश्चन देखता है और तुम्हें लगता है यार ये क्वेश्चन तुमने किया हुआ, इसका आंसर तो ये होना चाहिए, और उसमें कोई ना कोई कंसेप्चुअल चीज बीच में लिखा होता है, फिर तुम नहीं कर पाते, तुमसे गलत हो जाता है। तो जब तक आप पूरा क्वेश्चन ना पढ़ें तब तक आप आंसर देने की जल्दी ना करें। थोड़ा सा फर्क होता है, जैसे बायोलॉजी है, बायोलॉजी में आपने थ्योरी पढ़ी, अब सवाल जैसे सामने आएगा सीधा आंसर तुम कर दोगे। फिजिक्स में भी यही होता है कि जैसे सवाल आया तो ये वाला हमको लग रहा है, उससे नहीं होता। अच्छा तुमको जो डाउट आए ना, उस डाउट को सिर्फ सोचो मत, पेपर पे लिखो। डाउट भी आया ना तो उसको पेपर पे लिखो, तुम्हें सॉल्व हो जाएगा तुमसे। तो हाफ कैलकुलेशन के बाद सोचना कि ये आंसर आ जाएगा, ये तो हो गया, इसी से हो जाएगा, नहीं करना। बायो में डायरेक्टली आंसर दिख जाता है लेकिन फिजिक्स में नहीं दिखता है। तो जब तक आप पूरा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, आपको घर पे क्या जल्दी है भाई, घर पे पूरा कैलकुलेशन करोगे तभी तो एग्जाम में पास कर पाओगे। घर पे पूरा कैलकुलेशन करते नहीं हो पूरे साल, इसलिए एग्जाम में थोड़ी दिक्कत आती है, ठीक है ना। तीसरी, होमवर्क क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं सर, क्लास तो है, सिर्फ टीचर के क्वेश्चन से हमारा काम हो जाएगा, नहीं होगा भाई, नहीं होगा भाई, सिंपल सी बात है। टीचर क्लास में क्वेश्चन करा दिया, अब सेम ही लैंग्वेज के क्वेश्चन, थोड़ा सा डेटा चेंज करके, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके सेम ही कंसेप्ट पर 2 महीने बाद दूं तो शायद तू ना कर पाए, क्योंकि तुमने किया नहीं था, तुमने देखा था कि टीचर कैसे करता, ठीक है ना, देखा था कि टीचर कैसे करता। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि होमवर्क क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, सिर्फ टीचर के क्वेश्चन सॉल्व करने से नहीं होगा, जितना होमवर्क दूंगा प्लीज कर लेना। कितने लोग प्रॉमिस करते हैं कि जो होमवर्क आप दोगे वो तो हम जरूर ही करेंगे? कितने लोग प्रॉमिस करते हैं, जल्दी बताइए सर? जो होमवर्क दोगे वो हम करेंगे, जो होमवर्क दोगे वो तो हम करेंगे। कितने लोग प्रॉमिस करते हैं, जल्दी बताइए? जो होमवर्क दोगे वो तो हम करेंगे, करना पड़ेगा। अच्छा जब तुम करोगे ना तो हो सकता है सारे सवाल तुमसे ना हो सकता है सारे सवाल तुमसे ना। घबराना मत प्लीज, घबराना मत, रोना मत, परेशान मत होना, थोड़ा रुकना और कल एक बार सोचो, ना हो तो डाउट पोर्टल पे जाके पूछो, है ना, लेकिन परेशान मत। तो जब हम बड़े काम करते हैं ना, बड़े गोल लेते हैं ना, तो बहुत अप एंड डाउन सा, और तुम मास्टर नहीं होना यार, तुमसे सारे सवाल हो जाएंगे। मुझे डर लगता है तुमसे, अच्छे सवाल देने में डर लगता है, अच्छे सवाल क्लास में कराने में डर लगता है, तुम तुरंत हार मान जाते हो, तुरंत परेशान हो जाते हो। और मैं क्लास की चिंता नहीं करता, क्लास में मैं तो तुम्हें समझा दूंगा, क्लास में मैं तुम्हें तो कर लूंगा, मोटिवेट कर दूंगा, लेकिन मुझे चिंता है तुम्हारे घर पे। एक बात बताओ, कितने लोग घर पे, ईमानदारी से बताना, कितने लोग घर पे जो अच्छे 3+ के मैंने असाइनमेंट दिए थे, अच्छे असाइनमेंट दिए थे, उसको देख के ही 2 क्वेश्चन करके छोड़ दिया, डिमोटिवेट हो गए, रोने लग गए, आंखों से आंसू आ गए, यार मेरे से नहीं हो रहा, मेरा क्या होगा, मेरे से ये हो ही नहीं रहा, मेरे साथ तो होगा ही नहीं, किसी से हो गया, मेरे से होता ही नहीं। कितने लोग इस तरह के फेज में चले जाते हैं। तो मुझे उस पर चिंता है, क्योंकि वहां पे मैं नहीं हूं। अब मैं कैसे समझाऊंगा कि भाई नहीं होते सबसे, तू मास्टर नहीं है, 10 में से तो 2 कर पाया, 2 तो किया, 2 सॉल्यूशन देके कर पाया, 4 तो हो गए, बाकी 5-6 हम थोड़ा सा मेहनत करके कर लेंगे। तो मेहनत करने का और लर्निंग का एटीट्यूड रखो प्लीज, थोड़ा सा एटीट्यूड में चेंज लो। क्या आज के क्लास के बाद मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूं तुमसे कि सर एटीट्यूड चेंज करेंगे? सर चाहे कुछ भी हो, अगर हमने कदम रख दिए हैं तो लड़ेंगे, मेहनत करेंगे, लड़ेंगे, मेहनत करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट रफ पेज पे क्वेश्चन करना है, पहले बेसिक का मास्टर होना पड़ेगा। देखो अपने को क्या है, अच्छा डायरेक्ट टफ क्वेश्चन, अच्छा सॉरी ये गलती करते हैं। पहला गलती है कि ये तो इजी है, पीडीएफ से पढ़ लेंगे, ये नहीं करना। बिना प्रॉपर क्वेश्चन रीड के आंसर देना, ये मत करना। हाफ कैलकुलेशन के बाद सोचना आंसर आ जाएगा, ये मत करना। होमवर्क स्किप कर रहे हैं, सिर्फ क्लास कर रहे हैं, क्लास के नोट्स बनाते जा रहे हैं, क्लास के क्वेश्चन कर रहे हैं, होमवर्क नहीं कर रहे हैं, ये मत करना। डायरेक्ट टफ क्वेश्चन करना है भाई साहब। हमको एग्जाम में सारे टफ क्वेश्चन ही आते हैं क्या? और टफ क्वेश्चन के 40 नंबर और इजी क्वेश्चन के 4 नंबर मिलते हैं क्या? ये सोचना जरा आराम से बैठ के। क्या टफ क्वेश्चन के 40 नंबर, इजी क्वेश्चन के 4 नंबर मिलते हैं क्या? नहीं ना। ये टफ क्वेश्चन तब करना है जब पहले बेसिक का मास्टर हो जाएंगे, तभी टफ की तरफ जाना है। बैकलॉग है तो टेस्ट नहीं दिया भाई, से पहले तो बैकलॉग क्लियर करेंगे ना, पहले तो 6 महीना हम पढ़ेंगे, उसके बाद टेस्ट देंगे। नहीं होता ऐसा। टेस्ट देने से आप सीखते हो कि आप में क्या क्या कमी है, टेस्ट देने से आप सीखते हो कितना आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, टेस्ट देने से बहुत सारी चीजें सीखते हो। सर लाइफ में तो बहुत सारी चीजें जरूरी है, दोस्ती प्यार ये सब भी तो होता है, आप जीवन खराब कर देते हो पढ़ा पढ़ा के। अगर आप ऐसा सोचते तो बैच में मत आइएगा, क्योंकि जीवन खराब आपको 1 साल तपस्या करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। आपको डॉक्टर बनना है तो उसका कीमत चुकाना पड़ेगा। डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान भी जब ऊपर से देखे ना, तो तुम्हारी मेहनत को, तुम्हारी डेडिकेशन को देख के बोले अरे यार, भगवान जी कहें कि यार इसको डॉक्टर बना दो यार। तो मतलब कोई भी इंसान या भगवान ही अपनी कुर्सी तुम्हें देगा तो किसी को भी तो नहीं दे देगा, उसी को देगा ना जो डिजर्व करता है, उसी को देंगे ना भगवान जी भी अपनी कुर्सी। भगवान का दूसरा नाम डॉक्टर होता है, तो डॉक्टर की कुर्सी उसी को मिलेगा ना जो सच में इतनी मेहनत कर सके, सच में इतनी आग हो उसके अंदर, सच में इतना मेहनत कर सके, ठीक है। तो लाइफ में चीजें जरूरी है, कॉलेज जाके भी पूरी हो जाएंगी, यहाँ नहीं। तो ये गलती मत करना, पूरी डेडिकेशन से, पूरी सैक्रिफाइस करके पढ़ाई करना। माइंड फ्रेश होने के लिए 20-25 मिनट इंस्टा यूट्यूब जरूरी है, थोड़ा रील देखना जरूरी है, सब अनइंस्टॉल कर दो। जब स्क्रीन पे आप पढ़ाई कर रहे होते हो और जब थक जाते हो, परेशान हो जाते हो, मतलब थोड़ा डिमोटिवेट हो गए या थोड़ा थक गए, तो उस केस में आपको क्या करना है, बड़े आराम से जाके घूमना है बाहर, रिलैक्स करना है, स्क्रीन टाइम को और नहीं करना।
आपको लग रहा है कि पढ़ के थक गए तो मोबाइल पे कॉमेडी वीडियो देख लेते तो मजा आ जाए। आप पढ़ के थक गए, मोबाइल पे कॉमेडी वीडियो देख रहे हो तो स्क्रीन टाइम ही काउंट हो रहा है, वो स्ट्रेस बढ़ेगा कम नहीं होगा, स्ट्रेस बढ़ेगा कम नहीं होगा। ठीक है, दूसरी बात सक्सेस मार्गदर्शन, बहुत सारे बच्चे नए हैं उनको मैं बता दूं, एवरी वीक मैं एक सेशन दूंगा, है ना, 45 मिनट 1 घंटे का या 30 मिनट का, जिसमें मैं हर वीक में एक बार आके सिर्फ गाइडेंस दूंगा, बातें करूंगा कि आपको क्या दिक्कत आ रही है, कैसे पढ़ना चाहिए, जनरल गाइडेंस जो चाहिए होता है, स्ट्रेटजी जो चाहिए होता है, हर महीने 6 महीने में नीट कैसे करें, 3 महीने में कैसे करें, तो मैं वीक वाइज बताऊंगा कैसे करें। ठीक है, डेली चैलेंजर क्वेश्चंस क्लास में आपको मिलेंगे जिससे आपकी क्रिटिकल थिंकिंग बनेगी। महामंथन एनसीईआरटी डीप लाइन एससीबी के ऑब्जेक्टिव एंड थ्योरेटिकल प्रॉब्लम असर्शन रीजन के लिए महामंथन की सीट दूंगा मैं आपको। उसके बाद संघर्ष असाइनमेंट में जेईई मेन के 90% एडवांस के क्वेश्चन, लेवल अप क्वेश्चंस, और जो लास्ट ईयर के टॉपर्स हैं जिनसे सवाल नहीं होते थे 700 नंबर लाने के बाद भी, वैसे क्वेश्चंस का मेरे पास 200 से 300 क्वेश्चंस है, वो मैं आपको दे दूंगा ताकि आपका उनका डाउट भी आपको हो जाए, क्योंकि वो सबका डाउट है, टॉपर्स का डाउट तो सबका ही। मिस्टर फिजिक्स का पीडीएफ चैप्टर वाइज एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं लिखना है ना, आपसे वही आपसे नोट्स में सिर्फ थ्योरी लिखना है और आपसे जो क्वेश्चन नहीं हो रहा वो लिखना है, बाकी थ्योरी के पूरे नोट्स बनाने। एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखते रहोगे तो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, इसके लिए मैं पीडीएफ दे दूंगा। और जैसे टेस्ट हो जाएगा तो टेस्ट में जो 5 6 7 सवाल आपसे नहीं होंगे क्योंकि लेवल अप टेस्ट होंगे थोड़े, और लेवल अप टेस्ट होंगे तो ये मत सोचना कि पूरे में से पूरे स्कोर करने, थोड़े नंबर कम आएंगे, जब थोड़े नंबर कम आएंगे तो आपको सीखने को मिलेगा, और सीखने को कैसे मिलेगा, टेस्ट का डिस्कशन आपके क्लास के बाद हो जाएगा, टेस्ट का डिस्कशन आपके क्लास के बाद हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए बाकी फिजिक्स नीट फिजिक्स हम कैसे पढ़ेंगे, पूरा कंसेप्ट पढ़ेंगे, बता दिया आपको, पेशेंस रखिएगा, पूरा कंसेप्ट पढ़ेंगे, और मतलब लैंग्वेज और क्वेश्चंस कैलकुलेशन की प्रैक्टिस पूरी कराऊंगा। और एमआर स्टार एक फील है, कई लोग इसको ट्रिक समझ लेते हैं जो नहीं जानते हैं, है ना, जो नहीं जानते हैं, तो जो बच्चे जानते हो समझते हैं कि एमआर स्टार एक यूनिक टेक्निक है, बहुत सारी चीजों से मिलकर बना हुआ है, जो आपको फिजिक्स का एकदम ही फील करा देगा, फिजिक्स को दिखा देगा, कैलकुलेशन समझा देगा, किसी डेरिवेशन में कोई रिजल्ट ऐसा ही हुआ है वो समझा देगा। तो यूनिक टेक्निक है, सीधे सीधे बताओ तो ब्लड ग्रुप जितने भी आज तक तूने बायोलॉजी में पढ़े थे, एक बढ़ा लेना ब्लड ग्रुप में, और वो ब्लड ग्रुप आज से तेरा चेंज हो जाएगा, और वो ब्लड ग्रुप होगा बी पॉजिटिव, है ना। कौन कौन से ब्लड ग्रुप होते हैं भाई, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, बी पॉजिटिव होते हैं ना, एक ब्लड ग्रुप बढ़ा लेना, तुम सबकी ब्लड ग्रुप चेंज कर दूंगा मैं अगले 7 महीने में, 8 महीने में सबकी ब्लड ग्रुप चेंज कर दूंगा, और आज से तेरा ब्लड ग्रुप होगा बी पॉजिटिव। फिजिक्स खून में दौड़ेगा, चैलेंज, फिजिक्स को खून में दौड़ा दूंगा। ठीक है, ठीक है, आजा आजा, चल। अब एक सवाल मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, सवाल को ध्यान से पढ़ के जवाब देना। ठीक है, पहले सर आपने पढ़ाया नहीं, पहले सवाल पूछो, क्योंकि बेसिक कैलकुलेशन है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, ज्यादा ज्ञान दे दिया मैंने, ज्यादा सॉरी, अब नहीं दूंगा ज्ञान, अब सिर्फ वो बताया था ना उसी में ज्ञान दूंगा, क्या बताया था, कुछ बताया था ना उसी में ज्ञान दूंगा, अब मैं ज्ञान नहीं दूंगा। ये सक्सेस मार्गदर्शन हर वीक में आएगा, और ये बहुत जरूरी है क्योंकि पहले वीक के चैलेंजेस अलग होते हैं, 1 महीने बाद चैलेंजेस अलग होंगे, 3 महीने बाद अलग होंगे, 6 महीने बाद चैलेंजेस अलग होंगे, तो सक्सेस मार्गदर्शन में ज्ञान दूंगा। अब हर क्लास में सिर्फ कंटेंट की बातें होंगी। चलिए शुरू करें, स्टार्ट, चलिए स्टार्ट, चलिए स्टार्ट, ठीक है भाई, चलिए स्टार्ट करें। ठीक है, पहला सवाल आपके टीवी स्क्रीन के सामने पोल में क्रिएट कर रहा हूं, सवाल को अच्छे से पढ़ना, फिर जवाब देना। पोल भाई साहब आ जाइए, पोल आके बताओ, पोल कहां से है, पोल है ही नहीं, पोल कहां से है, अरे एक बार आना यार प्लीज, एक बार आना, हेलो हेलो, एक बार आना प्लीज, पोल कहां जाता है इसमें, ये है क्या, नहीं ये नहीं है, ये पोल कहां जाता है, ये वाला वर्ल्ड कप, ये वाला, अच्छा हाँ हाँ ठीक ठीक, सॉरी, चलिए पोल स्टार्ट हो गया, जवाब दीजिए, पोल स्टार्ट हो गया, ध्यान से पढ़ के जवाब दीजिएगा, आपको टाइम वैसे ज्यादा मिल गया, आपको टाइम वैसे ज्यादा मिल गया, थोड़ा ध्यान से सोच के जवाब दीजिएगा। चलिए ध्यान से जवाब दीजिएगा। अच्छा पोल खत्म हो गया क्या, बड़ा जल्दी खत्म हो गया, टाइम कम दिया गया। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 50 बाई हाफ, 50 बाई हाफ क्या होगा, तो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे 25 हो जाएगा सर, बढ़िया तो है, ये 25 नहीं होगा यार, 25 नहीं होगा, जरा देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब दे पाए हैं। तो अच्छा बहुत बढ़िया, 70% लोगों ने थोड़ा जवाब तो सही दिया है, टाइम अच्छा खासा मिल गया था आपको पोल ढूंढने में, और कितने लोगों ने 30% लोगों ने गलत किया है। यही होता है बेटा लैंग्वेज में फंसना, ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल फिजिक्स नहीं है, फिजिक्स आने के बावजूद भी आप ना लैंग्वेज में फंस जाते हो। कैसे लैंग्वेज में फंस जाते हो, अब यहाँ पे सवाल देखना, मैंने क्या लिखा था, मैंने बड़ा सिंपल सा सवाल लिखा था, हालांकि 70% के आसपास लोगों ने सॉल्व कर भी लिया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 50 बाई हाफ, तो 50 डिवाइडेड बाई हाफ बोल रहा है भाई साहब, 50 डिवाइडेड बाई हाफ बोल रहा है, और जब भी ये हाफ से डिवाइड कर रहे हो तो ये 2 नहीं है डायरेक्टली, अगर ये बोलता 50 बाई 2 तो 50 बाई 2 तो 25 होता ना, 50 बाई 2 25 होता, लेकिन ये 50 डिवाइडेड बाई हाफ है, देखो 50 डिवाइडेड बाई 1 बाई 2, तो ये जो 1 डिवाइडेड बाई 2 ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 100, हाफ से डिवाइड कर दो, हाफ से डिवाइड कर दो, बताओ क्या होगा आंसर, 100 होगा। तो यहाँ पे लैंग्वेज में तो कंफ्यूज हो गए, 30% से ज्यादा लोगों ने गलत कर दिया, किस लिए गलत कर दिया, तो वो यही नहीं समझ पाए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 50 बाई हाफ, तो 50 को हाफ से डिवाइड करना है, हाफ मतलब 0.5, 50 बाई हाफ, हाफ मतलब 0.5, ऐसे 0.5 ऐसे, और ये 50 बटा 0.5 ये तो 100 होगा ना बेटा। तो जब भी आप सवाल पढ़ो ना, इन 70% लोगों के लिए तो ठीक है, बाकी 30% लोगों को यही सीखने को मिला कि जब भी आप सवाल पढ़ो तो पूरा ढंग से पढ़ो। अब ये माइंड में ऐसा दिख रहा था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 50 बाई हाफ, तो सर हाफ कर देंगे 25 हो जाएगा, लेकिन नहीं, तो पूरे सवाल को ढंग से पढ़ना अच्छे से। अच्छा ठीक है, डेली लेक्चर 2 घंटे को ज्यादा नहीं होगा। अब इस महाबेसिक ये मैं कंसेप्ट जो यूज हुआ बता दूं, जैसे देखो 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x 3 है, तो x की वैल्यू क्या होगी, अब यहां से समझना क्या लिखा है, 4 डिवाइडेड बाई 1 बाई x इज इक्वल टू 3,
बहुत बच्चे इसको नहीं समझ पाते हैं कि x नहीं है, ये 1/x है, तो ये 1/x में x ऊपर चला जाएगा, ये होगा 4x डिवाइडेड बाई 3, देन x इज इक्वल टू 3/4, ये आंसर है। इसको समझना बेटा, प्रॉब्लम ये है कि जब आप डिनोमिनेटर को देख लो तो डिनोमिनेटर में x नहीं है, 1/x है, और जब भी 1/x है तो x कहां चला जाता है, ऊपर चला जाता है। जैसे है y डिवाइडेड बाई 1/3, तो इसको तुम देखो y डिवाइडेड बाई 1/3 इज इक्वल टू 4 है। हाँ, एक काम कर सकते हो, डायरेक्टली आप 1/3 है यहाँ पे, इसको यहाँ ले जाओ, तो y इज इक्वल टू, जो यहाँ पे डिवीजन में है, अगर इक्वल टू के उधर ले जाओगे तो प्रोडक्ट होगा 4/3। थोड़ा बेसिक है लेकिन ध्यान से इसको सीखो, हम लेवल अभी करेंगे, चिंता मत करो, बहुत अच्छे से सवाल कराऊंगा। 3/4 होगा, चलो बहुत बढ़िया। यहाँ पर देखो ध्यान से, अगर मान लो कहीं ऐसा लिखा है a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c बाई d, इसको कैसे लिखो, तो ऊपर पे लिखा है a बाई b, इसका मतलब ये कि b नीचे जाएगा, a डिवाइडेड बाई b, और देखो c डिवाइडेड बाई d है तो d ऊपर और देखो c नीचे, c नीचे ही आएगा। देखो इनसे बताओ क्या होगा, a बाई b डिवाइडेड बाई c बाई d, तो यहाँ पे बनेगा क्या, ये हो जाएगा a बाई b और d बाई c, तो d ऊपर c नीचे। कितने लोगों को ये समझ आ गया? फटाफट कैलकुलेशन में ऐसे कर लोगे, पहले सवाल से समझाया, कुछ बच्चों से गलती करके फिर सिखाया, लेकिन बहुत आसान चीज आप सीख गए होगे, बहुत ईजी है। आगे बढ़ते हैं, बैच में ही चलेगा क्लास कल से भाई, चिंता मत करो, बैच में ही क्लास चलेगा तुम्हारी, चिंता मत करो। चलो जा देखो, तो a बाई b डिवाइडेड बाई c बाई d क्या होगा, ad बटा bc। सर ये तो बहुत आसान चीज पढ़ा रहा है, बहुत बढ़िया। चलो दूसरा सवाल है तुम्हारे सामने, ध्यान से देखना। पाई समझते हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ई समझते हो, ई की वैल्यू नहीं जानते हो तो यूरल नंबर होता है, इसकी वैल्यू होती है 2.7। जैसे x है, x वेरिएबल, उसकी वैल्यू 2 3 4 5 कुछ हो सकती है, लेकिन ई लिखा हुआ है तो उसकी वैल्यू 2.7 होनी है, आपको लेना बस, आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है अभी के समय, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपसे कॉल कराता हूँ, 7 सेकंड का देता हूँ, आपको बताना कि बीच इज ग्रेटर 1/π और 1/, आपको ये बताना है। दिमागी एक्सरसाइज होगी, दिमाग लगेगी बेटा, लेकिन लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, मजा आएगा, मजा आएगा। चलो बताओ 1/π और 1/e में कौन सा बड़ा है, और आराम से सोच के देखो 1/π और 1/e में कौन बड़ा नंबर है। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, यू कैन डू इट मैन्स, लेडीज एंड मेंटल मैन्स, कम ऑन लेडीज एंड मेंटल मैन्स, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। हाँ चलो जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। देखते बच्चे लाइव है, लेकिन तुम लाइक क्यों नहीं कर रहा है? लाइक करो पहले, जल्दी करना जरूरी भाई। चलो कम ऑन, यू कैन डू इट मैन। क्या लग रहा है कौन बड़ा है, जरा सोच के सही से जवाब देना, सोच के सही। ये तो सिंपल डिवीजन है, तुम कर सकते हो भाई, सिंपल डिवीजन तुम कर सकते हो, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, सिंपल डिवीजन है, कर सकते हो। पोल नहीं आएगा तुमको, कमेंट में आंसर बताना है, शायद ऐसे काम करता है। तुमको पोल दिखेगा नहीं, कमेंट में आंसर बताओगे वो कैप्चर कर लेगा। टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, टेक्नोलॉजी। जल्दी 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 जल्दी, कौन बड़ा जल्दी बताओ। तो यहां पर ध्यान से जरा देखना कि मैंने पाई और ये नहीं पूछा है, पाई की वैल्यू क्या होती सर, पाई की वैल्यू थी 3.14, तो अगर तुमसे पूछे तो पाई बड़ा है ई से, ये तो करेक्ट है भाई, पाई बड़ा ई से, लेकिन मैं पाई और ई को कंपेयर नहीं कर रहा, मैं कंपेयर कर रहा हूं 1/π और 1/e में बड़ा कौन है। तो 1/π और 1/e की वैल्यू निकालो, अगर तुम, ये है 1/π, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 3.14। एक को 3.14 से डिवाइड करोगे तो ये काम करो, एक काम करो, 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड कर दो, तो 10 डिवाइडेड बाई 3.14 लगभग आ जाएगा तुम्हारा 3.14 के आसपास, लगभग बोल रहा हूं लगभग, और फिर इसको 10 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 0.314 के आसपास, लगभग 1/5। एंड 1/e जो होगा, e होता है बेटा 2.71, तो 1 डिवाइडेड बाई 2.71 होता है 0.37। अब मुझे बताओ 1/π की वैल्यू कितनी है सर, 0.31, और 1/e की वैल्यू कितनी है 0.37। ज्यादा कौन है सर, 0.37 तो ज्यादा हुआ, 1/e ज्यादा हुआ, तो यहां पे आपका आंसर आएगा बी, यहां पे आंसर आएगा बी। 90% लोगों ने बी दिया ना, ये गलत ले रहा है पोल, मैं मान ही नहीं सकता, इतनी मैथमेटिक्स तुमको आती नहीं है इतनी नहीं आती भाई, ये पोल का सिस्टम गलत है, ये मानते हो कि नहीं? सच सच बताना, ये पोल गलत है ना, मैं नहीं मान रहा, इतनी मैथमेटिक्स आती तो बात कहां था यार, फिर तो मैं एकदम धुआं विजिट करा देता तुम्हें ना ना, मैं नहीं मान रहा भाई, हो ही नहीं सकता कि तुमको ये समझ आ जाए। सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, सच बताना पोल गलत है कि नहीं। 10 से क्यों किया, इजी हो गया बेटा, जैसे मान लो 1 डिवाइडेड बाई 3.14 है, या तो 1 को 3.14 से डिवाइड करो। अब देखो सोचने में आ रहा है क्या कि 1 को 3.1 से कैसे डिवाइड करो, तो सिंपल सामने क्या किया कि 1 डिवाइडेड 3.14 को 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड। अब मैंने सोचा 3 3 9, तो 3 अगर 3 होता तो 9 होता तो 3 से कट जाता, ये 3.14 है 10 है, तो लगभग लगभग ये 3.14 के आसपास है, 10 डिवाइडेड बाई 3.14। अच्छा तुम ये बात जानते होगे, पाई स्क्वायर ऑलमोस्ट 10 के बराबर होता है, 3.14 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर 9 और 3.1 का होल स्क्वायर 9 से थोड़ा ज्यादा, ठीक है ना, गलत है पोल, मुझे पता है, इतना नहीं, 70 होता 60 होता 70 होता 60 होता, लेकिन पोल करेक्ट हो जाए 90% मैं नहीं मान सकता, गलत है। कल आओगे ना बैच में, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चलो यहाँ समझो, तो जब भी मैं ऐसा लिखता हूँ कि 1/√2 मान एंड 1/2, अब इसमें बड़ा कौन है, इसमें बड़ा कौन है बताओ, 1/√2 और 1/2 में बड़ा कौन है। तो ध्यान से देखो, 1/2 मतलब 0.5 एंड 1/2 मतलब 1 डिवाइडेड 1.4, ये कम नंबर से डिवाइड करोगे तो वैल्यू ज्यादा आएगी, 1/√2 बड़ा होगा 1/2 से। होता क्या है कि जब आप छोटे नंबर से डिवाइड करो तो चीजें बड़ी होती है, जैसे मैं तुम्हें कंसेप्ट से सिखाता हूं, जैसे 1/10, तो 1/10 कितना होगा, तो 1 को मैं 10 से डिवाइड करता हूं तो ये हो जाएगा 0.1, सब बहुत आसान है। 1 को अगर मैं 100 से डिवाइड करता हूं तो क्या होगा 0.01, तो बताओ 10 से डिवाइड किया तो 0.1 हुआ, और 100 से डिवाइड किया तो 0.01 हुआ। जितने ज्यादा यहाँ पे जीरोस होंगे उतने ज्यादा डेसिमल प्लेस आएगा। 3 जीरो से डिवाइड, 1 को 1000 से डिवाइड करो तो 0.0001 आएगा। तो एक मिनट ध्यान से देखो, 1000 से बड़े नंबर से डिवाइड किया तो छोटा रिजल्ट मिलता है, छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे तो बड़ा रिजल्ट मिलता है। तो देखो
यहाँ पे पाई बड़ा नंबर है, ई छोटा है, ई छोटा है, छोटे से डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर में जितना छोटा टर्म रखेंगे ओवरऑल रिजल्ट बड़ी आती है। डिनोमिनेटर, अच्छा इसका फिजिक्स में हर जगह यूज है, एनएलएम में, इलेक्ट्रोस्टैट में, मैग्नेटिज्म में, हर जगह यूज है, मॉडर्न फिजिक्स में हर जगह यूज है। तो बताओ डिनोमिनेटर जितना छोटा होता है उतना ही ओवरऑल रिजल्ट क्या होता है, बड़ा होता है। फील आगे तो दिल बना दो, ये बात समझ में आती है सर। डिनोमिनेटर जितना छोटा होता है ओवरऑल वैल्यू उतनी बड़ी होगी। जैसे 1/x है, इसमें अगर मैं x को इंक्रीज करूं, x को इंक्रीज करूं तो टोटल वैल्यू डिक्रीज होगी, x को बढ़ाऊंगा तो टोटल वैल्यू डिक्रीज होगी। समझ में आता है? देखो 1/x में अगर x को इंक्रीज करता जाऊं धीरे धीरे, जैसे 1 2 3 4 5 10, तो ओवरऑल वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। समझ में आता है बात? चलो एक छोटा सा सवाल और है, एक छोटा सवाल और है। रूट 50 प्लस रूट 50 क्या होता है, जल्दी बताइए। 30 सेकंड का बोले भाई, स्टार्ट बोल। रूट 50 प्लस रूट 50 जल्दी। रूट 50 प्लस रूट 50 क्या होगा, मजा आएगा अभी देखना। अभी आएंगे पढ़ेंगे, पूरी फिजिक्स पढ़नी है भाई, पूरा क्वेश्चन रख, ऐसे ही एक्साइटिंग एक्साइटिंग मजा आएगा। रूट 50 प्लस रूट 50 बताओ, समझ में आ गया बेटा? क्योंकि देखो जब हम डिवाइड करते हैं तो जितने बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे टोटल रिजल्ट उतना छोटा होगा। ठीक है, जितने बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे टोटल रिजल्ट उतना छोटा होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूट 50 प्लस रूट 50? कम ऑन चलिए, तो रूट 50 प्लस रूट 50 क्या होगा बच्चा? कह रहा डी बी सी ए बी सी। अब आया ऊट पहाड़ के नीचे, अब फंस गया। मतलब बड़ा आसान है ये, कोई दिक्कत नहीं। 4 4 4 बच्चे जवाब दे रहे हैं। तो रूट 50 प्लस रूट 50 रूट 200 होगा। 30 इज योर करेक्ट आंसर। 29% लोगों ने अब आया, ये पोल सही है, ये पोल सही है, करेक्ट। सिर्फ 30% लोग इसका जवाब दे पाए, जबकि ये कौन सी क्लास का मैथमेटिक्स है? 6। कौन सी क्लास का मैथमेटिक्स है? शायद 6, शायद 6। अब आया ऊट पहाड़ के नीचे। सर आपने टाइम कम दिया, चीटिंग करिए। हाँ तो थोड़ी बहुत तो चलती है, चीटिंग तो करना पड़ेगा। तो ये सारे लोग जो डी जवाब दे रहे थे, रूट 50 प्लस रूट 50 50 होगा। अभी भी लोग जवाब दे रहे हैं फर्स्ट फोर्थ, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, अब ध्यान से कह रहे हैं नो ऑप्शन, कोई ऑप्शन नहीं आएगा सर। चलो तो इस 30% को छोड़ के बाकी जितने लोगों ने गलत जवाब दिया है, एक चप्पल अपने आप को मारोगे तुरंत, मैं इतना गधा नहीं, एक चप्पल तो बनता है। अब ध्यान से देखो, कोई खास बात नहीं। रूट 50 मल्टीप्लाई रूट 50 नहीं है जो आपने ये 50 जवाब दिया, मल्टीप्लाई नहीं है ना, एडिशन। इसको तो ध्यान से देखो, इसको तो ध्यान से देखना, ध्यान से सुनिए। रूट 50 प्लस रूट 50, एक काम करो, रूट 50 को कॉमन निकाल। नहीं कॉमन निकालना जानते हो? हाँ सर कॉमन निकाल लेंगे, दोनों टर्म में कुछ कॉमन हो तो कॉमन निकाल लेते हैं। तो रूट 50 अगर दोनों से बाहर जाएगा तो क्या बचेगा? 1 + 1। ये हो जाएगा आपका रूट 50 मल्टीप्लाई 2, मतलब आप लिख सकते हो 2 रूट 50। अरे मल्टीप्लाई में ए भी लिखो या बी लिखो, की बात है। अब 2 को अगर रूट के अंदर ले जाओगे तो क्या अंदर जाएगा सर? 4। भाई 2 बाहर है, 2 रूट 4 कितना होता है बताना, सिंपल। तो 2, तो अगर 2 को अंदर ले जाऊंगा तो अंदर क्या जाएगा? 4 मल्टीप्लाई 50, बताओ क्या हो गया? रूट 200। एक 50 जवाब दे रहा है, कहां हो रहा है 50, कहां हो रहा है 100? रूट 50 रूट 50 रूट 100 नहीं होता चाचा मोहन, कॉमन लेना है बस। और ये ऐसी चीजें मैं आपको करा रहा हूं जो डे टू डे लाइफ में आता है। डे टू डे लाइफ में मतलब डे टू डे रूट 2 होता है। हाँ तो प्रोडक्ट होगा तब ना। यहां पे अगर मैं आपको बोलूं रूट 50 मल्टीप्लाई रूट 50 तो 50 होगा, एकदम सही है, एकदम सही। रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 होगा। कितने लोगों को मजा आया? कमेंट बॉक्स में आग लगा के बता दो कि सर बात ध्यान से देखने वाली तो है, सोचने वाली तो है, थोड़ा ध्यान से कैलकुलेशन करने वाली है, समझ गए? थोड़ी कैलकुलेशन करने वाली तो है। अब चलो एक चीज और समझते हैं, जैसे हम 2 का होल स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है? सब 4। अगर हम 2 का होल स्क्वायर करें तो क्या होता है? 4। फिर क्वेश्चन नोट्स में लिखना है, नोट्स में तुम ये लिख सकते हो बस इतना क्वेश्चन और इसका आंसर है ना, एक एक लाइन का लिख सकते हो। चलो बता देता हूं कैसे कैसे लिखना है, चलो बता देता हूं, टेंशन नहीं है, चलो बता देता हूं। जैसे आपको ये है तो आपको पूरा ऑप्शन नहीं बनाना है, आपको लिखना है वैल्यू ऑफ 50/हाफ। तो समझो कि हाफ का मतलब क्या है, ये नोट्स में लिख लो, ये नोट्स में लिख लो। जैसे ये है, ये नोट्स में लिख लो, ये है, ये नोट्स में लिख लो। कंसेप्ट कैसे हम डिवीजन को ऊपर नीचे करते हैं, बस 1/e ये वैल्यू लिख लो और डायरेक्टली ये कैलकुलेशन करके आंसर लिख लो। ऑप्शन नहीं बनाना, ऑप्शन नहीं बनाना। ये है रूट 50 प्लस रूट 50 क्या आएगा, कर लो थोड़ी थोड़ी चीजें। चलो अब मुझे बताओ, जैसे 2 का होल स्क्वायर करते हो तो कितना आता है? 4 का होल स्क्वायर 16, 16 का होल स्क्वायर 16 गुना 16, 3 का होल स्क्वायर 9 होता है, 5 का होल स्क्वायर 25। तो जब भी हम स्क्वायर करते हैं किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो बढ़ता है कि घटता है? बताओ। 2 रूट 50 आएगा तो मेरा भी वही आएगा भाई, 2 रूट 50 ही तो है, 2 रूट 50। अब इस 2 को अंदर ले जाओगे तो 4 जाएगा, 50 गुना 4 200 होगा। अच्छा तो तुम यहाँ फंस गए, तभी तुम कहते हो कोई आंसर नहीं आएगा। तुमने ये सॉल्व कर लिया 2 रूट 50 आएगा और 2 रूट 50 मुझे आंसर नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो जब भी हम किसी नंबर को स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है? बढ़ता है। ऐसा हो सकता है कि स्क्वायर करने के बाद घट जाए, ये जनरल मिसकंसेप्शन होता है, छोटे छोटे मैथमेटिकल मिसकंसेप्शन जो नॉर्मल कैलकुलेशन में गलती करते हैं वो थोड़ी सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत सारे मैथमेटिकल कांसेप्ट और सिखाऊंगा, यार बेसिक कैलकुलेशन पूरा समझते हैं। इफ n is a non zero number then n square is less than n, is it possible? Is it possible? क्या ये संभव है? इसको लिखो, नोट्स में लिखो, नोट्स में लिखो, टाइम भी देता हूं, बहुत टाइम दूंगा, लिखो इसको नोट्स में। इफ n is a non zero number then n square is less than n, is it possible? कैसा हो सकता है? कैसे हो सकता है बताओ, कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है बताओ? तो एक जनरल मिसकंसेप्शन होता है कि जब भी हम चीजों का स्क्वायर करते हैं तो बढ़ता है। जैसे 2 का होल स्क्वायर 2 बताओ 4, 2 का क्यूब 8, ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर याद है तो रहने दो, नहीं याद है तो इसको रफ में प्रैक्टिस करना। मैं रटने के लिए नहीं बोल रहा, इसको रफ में क्या करना? प्रैक्टिस करना, ठीक है, प्रैक्टिस करना। 2 का पावर 3 8 होता है, 2 का पावर 4 क्या होगा? 16, 2 का पावर 5 क्या होगा? 32, ये सब यूज होगा। 2 का पावर 6 क्या होगा? 64, 2 का पावर 7 क्या होगा? 128, 3 का करोगे तो 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब 27, 3 का पावर 4 81, 3 का पावर 5 तो 81 गुना 3 8 3 24, 8 3 24 243 आ जाएगा, 24 और 3 43 एकदम सही है। 4 का करोगे, 4 का स्क्वायर 16, 4 का क्यूब 64, 4 का पावर 4 तो 64 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 6 चौका 24 256 आ जाएगा।
और 3 का क्यूब बताओ 125, नहीं 5 का क्यूब, 3 का क्यूब तो 27 आएगा, 5 का स्क्वायर 25, 5 का क्यूब 125। याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो रफ में लिख के प्रैक्टिस करना, समझना कैसे होता है, कैसे होता है। अब देखो तो ये पॉसिबल है, तो इसका आंसर आएगा यस सर जी, ये तो एकदम पॉसिबल है। कैसे? जैसे मान लो कि मेरा x है 0.1, x n से लिखा तो x और n में कोई फर्क नहीं, n भी नंबर है और x भी नंबर है, n है 0.1, n इज नथिंग बट 0. अब मैं इनका स्क्वायर करूं, n का स्क्वायर करूं मतलब मैं क्या कर रहा हूं, 0.1 का स्क्वायर कर रहा हूं। अब 0.1 का स्क्वायर क्या होगा सर, 0.1 का स्क्वायर होगा 0.1 मल्टीप्लाई 0.1। 0.1 को क्या लिख सकते हैं, जितने डेसिमल प्लेस के बाद डिजिट होते हैं उतना जीरो आता है। 0.1 है तो 1/10 मल्टीप्लाई 0.1 है तो 1/10, ये क्या हो जाएगा सर 1/100। सर क्यों घुमा रहे हो, सीधा बोल दो ना, यहाँ पे 0.01 है, 1/100 मतलब 1 को 100 से डिवाइड करो तो 0.01 है। अब मुझे बताओ क्या n स्क्वायर 0.01 है, n क्या है 0.1, तो छोटा हुआ तो जब भी तुम्हारा 0 और 1 के बीच में नंबर हो, ऐसा नहीं कि 1 से छोटा हमेशा, जैसे -2 तो -2 का स्क्वायर 4 आएगा, तो 0 और 1 के बीच में अगर नंबर है ना 0.2 0.4 तो उसके स्क्वायर करने पे घटता है, और क्यों करूंगा तो और घटेगा, क्यों करूंगा तो और घटेगा, पावर 4 करूंगा तो और घटेगा। तो जब भी नंबर छोटा हो जाता है 1 से और 0 से 1 से फ्रैक्शन में, तो उसका स्क्वायर करने पे क्या होता जाता है, वो घटता जाता है। तो क्यों करेंगे तो और घट जाएगा, इनका पावर 4 करोगे और घट जाएगा। समझ में आया? समझ में आया तो दिल बना दीजिए प्लीज इस बात पे, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट समझते हैं, रूल ऑफ पावर। रूल ऑफ पावर के कंसेप्ट समझते हैं। सबसे पहले इफ पावर ऑफ एनी नॉन जीरो नंबर इज 0 then it will be 1, it will be equal to 1। ये लिखते चलना मेरे साथ, लिखते चलना मेरे साथ, है ना, ये थ्योरी है, ये मेरे नोट्स में होना चाहिए। क्या है, if power of any non zero number is 0, किसी भी नॉन जीरो नंबर का पावर अगर 0 है तो उसका रिजल्ट क्या होता है, 1 होता है। कैसे 1 होता है, जैसे 2 का पावर 0 1 आएगा, 8 का पावर 0 1 आएगा, कोई भी नॉन जीरो नंबर का पावर 0 1 आता है, 10 का पावर 0 1 आएगा, ई का पावर 0 1 आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ई प्लूरल नंबर, ई का पावर 0 क्या आएगा, 1 आएगा, ई का पावर 0 क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो किसी भी नॉन जीरो नंबर का पावर 0 हो तो उसको किसके बराबर आता है, 1 के बराबर आता है। सर ठीक है, ये तो समझ में आता है सर जी। दूसरा देखिए इफ इन प्रोडक्ट बेस इज सेम इन प्रोडक्ट, इफ बेस इज सेम इन प्रोडक्ट मतलब जब भी हम दो चीजों को प्रोडक्ट कर रहे हैं, इफ बेस इज सेम देन पावर विल ऐड, पावर को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अगर बेस सेम हो तो हम पावर को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। कैसे ऐड करते हैं, ध्यान समझिए, कैसे ऐड करते हैं, ध्यान समझिए। जैसे मान लीजिए x का पावर कहीं n है और प्रोडक्ट में x का पावर n है, तो बताइए रिजल्ट क्या हो जाएगा। सर आपने लिखा x का पावर n इंटू x का पावर n, तो ये हो जाएगा x का पावर n प्लस n। बड़ा सिंपल, और ये पूरे फिजिक्स में हजारों लाखों बार यूज होता है, हजारों लाखों बार यूज होता है। जीरो का पावर 0 क्या होगा ये आपको नहीं पढ़ना है, मैथमेटिकल टर्म में जाता है, अनडिफाइंड होता है ना, तो वो आपके फिजिक्स में कहीं नहीं है। आपको कौन सी मैथमेटिक्स पढ़नी है डिसाइड कर लीजिए, जो आपके फिजिक्स में काम आएगा वही मैथमेटिक्स पढ़नी है ना, पीएचडी करनी है। बताइए भाई, इतना मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है तो फिर तो मैथ भी लेना चाहिए, है ना, जो काम आएगा बेटा वही पढ़ाऊंगा ना। 0 का पावर 0 क्या होगा, नॉन जीरो नंबर का पावर 0 होगा, उसके डिस्कशन में जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। क्यों जाना तुम्हें मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में ये काम आएगा। 10 का पावर 0 कहीं हो रहा होगा तो कौन लिखो, है ना, कौन सी मैथमेटिक्स पढ़नी, इसका भी तो एक लिमिटेशन है ना भाई। ठीक है, चलो अब यहाँ पर देखो, जैसे 10 का पावर 2 मल्टीप्लाई 10 का पावर 6, बताओ कितना होगा। सर 6 दूना 12, 10 का पावर 12। अरे ये गलत है, हमें जब बेस सेम होता है तो पावर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। जब बेस सेम होता है तो पावर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। 10 का पावर 2 इंटू 10 का पावर 6 बराबर क्या हो जाएगा, 10 का पावर 6 और 2 8। बेस सेम होता है तो पावर को क्या करते हैं, इन प्रोडक्ट, ये बेस से सेम देन पावर है ना। जब बेस सेम हो तो पावर को ऐड करती है, पढ़ना आपको। बेस सेम है तो पावर को ऐड करते हैं, बड़ा सिंपल सा कांसेप्ट है, दो चीजें आपको यहाँ पे बताइए। ठीक है 8 होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अब यहाँ पे एक सवाल लिखा, वैल्यू 10 का पावर 2 और 10 का पावर 3 क्या होगा। आपके पास ऑप्शन है, आपको मैं पूरा 60 सेकंड का समय देता हूँ, बड़े आराम से 60 सेकंड का मैंने आपको फुल समय दिया। क्या रूट 50 वाले में लगा पड़ा है सर, रूट 50 का वैल्यू 7.07 है तो टोटल 14.14 आएगा ना। प्रतीक पटेल करे बेटा, प्रतीक पटेल रूट 200 की वैल्यू कितनी आएगा बता, 14.14 तो आएगा। प्रतीक पटेल रूपक बच्चा, ये बायो कैसी है रे तेरी बायो। अरे रूप कैसे जाएगी, पटेल जी, अबे वो पटेल जी क्या हो गया, पटेल जी यार सेटिंग गड़बड़ हो गई, सॉरी यार, ब्रेक बनाना यार। चलिए क्या हो गया बताइए। तो सर ये रहा 10 का पावर 2 प्लस 10 का पावर 3, तो फटाक से हमने क्या बोल दिया कि वेरी इजी, यार सेटिंग चेंज हो गई। देखना मैंने कुछ कमेंट पढ़ने के लिए गया तो सेटिंग चेंज हो गई। 10 का पावर 5 तो गलत है ना, तो कैसे गलत है, बेस सेम है तो पावर ऐड करते हैं। इसीलिए मैंने स्पेशली यहां पर आपको स्टेटमेंट के साथ लिखा कि जब प्रोडक्ट में कोई दो नंबर हो,
तो उसके बेस सेम होने पर पावर ऐड कर। क्या यहाँ पे प्रोडक्ट है? क्या यहाँ पे प्रोडक्ट है? इसे तो ऐड किया है, ऐड किया तो पावर ऐड कैसे कर दिया तुमने? बेस सेम होने पे पावर ऐड होता प्रोडक्ट में। यहाँ पे क्या है? एडिशन पहले से है। तो 10 का पावर 2 प्लस 10 का पावर 3 देखोगे तो 10 का पावर 2 तुम्हारा 100 आया, 10 का पावर 3 तेरा 1000 आया। अब इसको ऐड करो तो सर ये 1100 आ जाएगा, 1100 आ जाएगा। देखो ध्यान से, 1000 में 100 जोड़ोगे तो 1100 आ जाएगा। 1000 100 1100। अब 1100 तो ऑप्शन कहीं है नहीं, 10 का पावर 5 होगा नहीं, 10 का पावर 6 होगा नहीं, ये होगा नहीं, 10 तो नहीं है, 1100। इसको कैसे लिखेंगे? तो काम करो, अगर तुम इसके टर्म्स में कन्वर्ट करो 1100 को 1.1 into 10 to the power 6 में कन्वर्ट करो। हालांकि भाई ये भी सिखाऊंगा, इसमें दिक्कत आती है। कितने लोगों को दिक्कत आती है जरा बताना, कितने लोगों को इसमें दिक्कत आती है? ये लिखो दिक्कत आती है इसमें। ये 1100 है। अभी तो मैं तुम्हें 1000 से मल्टीप्लाई और 1000 से डिवाइड करूंगा। तो ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं टर्म 10 का पावर 3 उसके टर्म में 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा, 1000 से मल्टीप्लाई 1000 से डिवाइड नंबर वही रहेगा। अब जब मैं 1000 लिखा, 1000 को हम लिख सकते हैं 10 का पावर 3। हां सर, एक 0 से एक 0 कटा, दूसरे से दूसरा 0 कटा, ये 10 है और 11 है, तो 11 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 1.1, तो 1.1 into 10 का पावर 3। ठीक है ना? सी आर कितने लोगों को दिक्कत आती है बताओ? उसी से रिकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा ना, 38% लोग सही है। तो कहां है लोग? ओ भाई 50% लोग यहाँ बैठे हैं बे। जूता चप्पल है तो मार लो खुद को, रटने से नहीं होगा। कंसेप्ट समझिए, मैंने इसलिए लिखा है प्रोडक्ट है। दिक्कत आती है, 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 दिक्कत। हम मैं ऐसे भी तो लिख सकता था कि बेस इज एम देन ऐड द पावर, मैं ऐसे भी लिख सकता था। इफ बेस इज एम देन पावर विल ऐड, मैं ऐसे लिख सकता था कि नहीं लिख सकता था? बोलो। इफ बेस इज एम देन पावर विल ऐड, इफ बेस इज सेम देन पावर विल ऐड, मैं ऐसे लिख सकता था, लिख तो सकते थे सर। लेकिन मैंने क्या लिखा कि इन प्रोडक्ट, जब प्रोडक्ट में होता है और बेस सेम हो तो पावर को ऐड करते हैं। ठीक है, समझ नहीं आया? ठीक है, समझाते हैं। एक बात बताओ, 10 का पावर 4 इंटू 10 का पावर 3 कितना होगा? सर आप प्रोडक्ट कर रहा हूं, जब भी कोई दो नंबर प्रोडक्ट में बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाता है। तो 10 का पावर 4 प्लस 3 7 आएगा। लेकिन 10 का पावर 4 प्लस 10 का पावर 3 करूं तो ये प्रोडक्ट नहीं है। मैं 10 के पावर 4 में 10 का पावर 3 ऐड करना है, इसमें पावर ऐड नहीं होगा। इसको 10 का पावर 7 आप नहीं लिख सकते। समझ में आया? ठीक है, दिक्कत आती तो आज ही मैं करा दूंगा, चिंता मत करो। चलो, डिवीजन प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट या पावर एक ही चीज है। पावर के दूसरा नाम एक्सपोनेंट, इसको काट दो, सिर्फ इतना समझो। तो डिवीजन प्रॉपर्टी ऑफ पावर क्या कहता है? डिवीजन प्रॉपर्टी ऑफ पावर कहता है, जैसे मान लो कि इफ बेस इज सेम, इफ बेस इज सेम इन डिवीजन, इफ बेस इज सेम इन डिवीजन देन पावर विल सब्ट्रैक्ट, पावर को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। भाई साहब मॉडर्न फिजिक्स के हर कैलकुलेशन में यूज होता है, इलेक्ट्रोस्टैट के मोस्टली कैलकुलेशन में यूज होता है ना। सबसे ज्यादा ये कहां यूज होता है? सबसे ज्यादा कहां यूज होता है? मॉडर्न फिजिक्स में। मॉडर्न फिजिक्स में क्या? मॉडर्न फिजिक्स में कैसे? 10 का पावर 3 डिवाइडेड बाय 10 का पावर 2, बताओ क्या होगा? तो सर ऊपर 10 का पावर 3 है, नीचे 10 का पावर 2 है, तो आप क्या करेंगे? बेस सेम है, हम आप लिखेंगे ऊपर जो है ऊपर रहेगा, डिवीजन में जो पावर को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं -2, तो याद आएगा तुम्हारा 10। अब वैसे भी देखो ऊपर क्या है? 10 का पावर 3 मतलब 1000, 10 का पावर 2 मतलब 100, 1000 को 100 से डिवाइड करो तो 10 आएगा। ये बात भी ठीक है, ये बात भी ठीक है सर, ये बात भी ठीक है। चलिए समझ में आया, अच्छी बात है। देखो नेगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ पावर, नेगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ पावर क्या होता है? जैसे मैं लिखता हूं x का पावर 10, अब मुझे इसको बटे में नीचे ले जाना है, तो जस्ट इसका पावर क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा माइनस। जैसे 10 का पावर कहीं 3 है, अब इसको मैं 1 डिवीजन में 10 को लेके जाना चाहता हूं, 10 का पावर में -3 रखूं। अच्छा, केमिस्ट्री में तो फ्रीक्वेंटली यूज होता है। और अभी मैं डेसिमल शिफ्टिंग वाला कांसेप्ट समझाऊंगा, डेसिमल शिफ्ट वाला कांसेप्ट समझाऊंगा। थोड़ा सा पेशेंस रखो। मैंने बोला था अगर तुम नेगेटिव से पढ़ने के लिए तैयार नहीं हो तो मत पढ़ो, और एडवांस पर जाने के लिए तैयार नहीं तो मत पढ़ो। मैं नेगेटिव से लेके जाऊंगा और पूरा ऊपर तक लेके जाऊंगा, चिंता मत करो। जैसे मान लो ऐसे 10 का पावर -19 और नीचे 10 का पावर -31, बताओ क्या होगा? और ये कैलकुलेशन आता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होता है? 1.6 -19 और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन में आता है 10 का पावर -31। इसको सॉल्व करके बताओ तो सुनो कैसे करो। 10 का पावर -31 नीचे, ऊपर ले जाएंगे 10 का पावर ऐसे पॉजिटिव हो जाएगा, तो ऐसे भी लिख सकते हो 10 का पावर -19 मल्टीप्लाई 10 का पावर 31। और देखो जैसे ये 10 का पावर -5 1 बटा 10 का पावर -5, 1 बटा 10 का पावर -5, इसको ऊपर ले जाओ 10 का पावर 5। क्या क्लियर है ये बात? क्लियर है? अब यहां समझो, ये 10 इंटू 10 तो ये हो जाएगा तेरा 10, ये 31 -19, 31 -19 कितना हो जाएगा? सर ये हो जाएगा तुम्हारा 1 20 12, 10 का पावर 12, 31 में 19 घटा 11 में 9 हो जाएगा, तो एकदम सही 10 का पावर 12 प्लस 12, 10 का पावर 12। समझ आया? समझ आया? चलते फटाफट करते हैं, हो गया, इतना ही समझाना था, तुम समझ गए, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। पावर ऑफ अ पावर, जैसे मान लो x का पावर कहीं n है और उसका पावर m है, तो आप क्या करते हैं? इस पावर को प्रोडक्ट करते हैं, जैसे x इंटू n मल्टीप्लाई n हो जाता है, दैट्स इट। 10 जैसे 2 का पावर 3 का पावर 4, तो आप लिखेंगे 2 का पावर 12। इस जब पावर ऑफ अ पावर में पावर को आप क्या करते हैं? प्रोडक्ट करते हैं, पावर को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है क्या ये 2 का पावर 3 और होल पावर 4 है, तो सिंपल 4 3 12। ठीक है, चलिए फ्रैक्शनल पावर को कैसे डील करते हैं? जैसे फ्रैक्शनल पावर लेट्स से x का पावर कहीं है 3/2, फ्रैक्शनल पावर 3/2 मतलब तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले क्यूब को सॉल्व करेंगे या रूट को सॉल्व करेंगे, है ना? एक को पहले सॉल्व करेंगे। जैसे x का पावर 3/2 है, तो आप लिखेंगे x का क्यूब मल्टीप्लाई ऊपर में हाफ। अच्छा सर जी, एक 3/2 तो सबसे पहले हम क्यूब कर लो, फिर हम रूट कर लेंगे, हाँ? या तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x का पावर पहले हाफ ले लो, x का पावर पहले हाफ ले लो और फिर तुम क्यूब करो। सर एक एग्जांपल से बता दीजिए कैसे करेंगे इसको, एक एग्जांपल से बता दीजिए कैसे करेंगे इसको। ठीक है, एग्जांपल से बता दीजिए। एग्जांपल से देखिए, जैसे मैं लिखता हूं 4 का पावर 3/2, बताओ कितना होगा? 4 का पावर 3/2 कितना होगा? बताओ 4 का पावर 3/2 कितना होगा? तो सर इसको सॉल्व करने के लिए काम करते हैं, 4 का पावर 3/2 है, तो सबसे पहले लेते हैं 4 और हाफ है ना पावर, इस 3/2 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई हाफ। तो देखो ये हाफ आ गया, मल्टीप्लाई किया, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये 3/2 है, तो पहले हाफ अंदर ले गया,
4 का पावर हाफ कितना होता है? 4 का पावर हाफ मतलब रूट अंडर 4। ये भी समझ नहीं आ रही, बहुत तरीका है। 4 के पावर हाफ क्या 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर? अच्छा 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और पहले से पावर क्या है? ये अच्छा है। यहां से क्या होगा, ये 2 से 2 कट जाएगा रिजल्ट का। तो 4 का पावर हाफ मतलब 4 का रूट क्या है 2, और 2 का रूट कितना जाएगा? ठीक है, सब लोग कर पा रहे हैं क्या करना है? जब फ्रैक्शनल पावर है उस फ्रैक्शनल पावर को पहले हाफ ले लो फिर 3 ले लो, या पहले 3 ले लो फिर हाफ ले लो। एक और एग्जांपल से समझाता हूं, एक और एग्जांपल समझाता हूं। 8 का पावर 2 है, उल्टा करो 8 का पावर 2। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो ध्यान से पेशेंटली सुनो, पहले पेशेंटली। एक काम और कर सकते हैं हम, एक काम और कर सकते हैं, जैसे 8 है तो 8 को हम 2 का क्यूब लिख सकते हैं। 8 2 का क्यूब 8 ही होता है, ये तो यहां से आया तो 2 का क्यूब कितना होता है? 2 का क्यूब कितना होता है? तो जैसे 8 है हम उसको 2 के मल्टीपल में लिखना चाहे क्या हम 2 का पावर 3 लिख सकते हैं। इस 8 को हमें लिख दिया 2 का पावर 3, और मल्टीप्लाई में पावर क्या है 2/3, 2/3। अब पावर ऑफ पावर में क्या सीखा था आपने? तो पावर ऑफ पावर में जैसे इसका x का पावर इनका पावर n था तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया था, तो यहां पे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से 3 कैंसिल, 2 का होल स्क्वायर 4 आंसर आ गया। ठीक है, तो ये कर लोगे कैलकुलेशन। अब मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं तुम्हारे बारे में भी सोच रहा हूं जिनको ये आता है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। अब ये तेरा होमवर्क है, क्योंकि ये बहुत बार कहां यूज होता है जरा बताओ, ये कहां यूज होता है? मैग्नेटिज्म में। मैग्नेटिज्म में जब आप एक रिंग के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हो, रिंग के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हो, रेडियस इज इक्वल टू r नॉट a का पावर 1/3, यहां यूज होता है। कई जगह ऐसे पावर बनते हैं, फ्रैक्शनल पावर कई जगह बनते हैं। तो ये होमवर्क है, और होमवर्क का सॉल्यूशन मैं तुमको आज ही दूंगा, आज ही शाम को अपलोड होगा 6-7 बजे। तो ये होमवर्क तुमको खुद करना है। सर डीपीपी भी मिलेगा, आज की डीपीपी भी मिलेगा, ये होमवर्क भी कर लेना। ठीक है, ठीक है, आराम से कर लेना। क्या ये आइडिया सही है? अब सबको मैं करूं कि तुम घर पे करोगे और सही गलत बाद में सॉल्यूशन से चेक करोगे? बताओ, सबको मैं करूं कि तुम करोगे? घर पे करोगे ना फिर बैठ के। ग्रेविटेशन में यूज होता है, बिल्कुल सही, ग्रेविटेशन में मॉडर्न फिजिक्स में आता है। बताओ, तो आपको क्लास में कितना नोट करना है? क्लास में नोट करना है, इतना करना है, करो, इतना ही करना है, ज्यादा नहीं करना है। घर पे बैठ के प्रैक्टिस करना, मैं सॉल्यूशन दे दूंगा। इससे 2 फायदा होगा, तुम्हारा भी दिमाग लग गया, और नहीं आया तो डिमोटिवेट मत होना, सॉल्यूशन देख लेना, सीखो ना, भी है सीखने के लिए। ठीक है ना? तो सब मैं करूं कि तुम खुद घर पे करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बताओ, सारा मैं करूं कि तुम घर पे करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यस, आप घर पे करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा चीज। ठीक है, आप घर पे करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा चीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े भाई। ओ भाई चलो, √2 की वैल्यू कितनी होती है? कई बार आपको यूज करना पड़ जाता है। √2 की वैल्यू होती है 1.41, √3 की वैल्यू होती है 1.73, √5 होती है 2.23, √6 लगभग आता है 2.44, पाई स्क्वायर की वैल्यू होती है 10। तो इसको थोड़ा सा रिमेंबर करना ताकि आपको कैलकुलेशन में सही रहे। √2 into √2 क्या होगा? तो देखो √2 का मतलब 2 का पावर हाफ, मल्टीप्लाई √2 मतलब 2 का पावर हाफ। द बेस सेम होता है, प्रोडक्ट में तो पावर को क्या करते हैं? ऐड कर लेते हैं। तो 2 का पावर हाफ प्लस हाफ, 2 का पावर 1 इज इक्वल टू, यही तो बताया तुमने, प्रूफ कर दिया कि √2 into √2 कितना होता है? ठीक है, इसकी वैल्यू याद रखो ना, कैलकुलेशन में तुम बार-बार निकालोगे। ठीक है, √2 1.41, √3 1.73, √5 √6 सब यूज होता है, पाई स्क्वायर स्केल, राइट? ठीक है, ठीक है, चलो अब √2/2 कितना होगा? √2/2, √2/2 कैसे निकालेंगे? काम करो, ऊपर √2 है, 2 को क्या लिख सकते हैं? √2 से √2 कट गया, 1/2 बचा। ठीक है, अब ये देखो 2/2 है, ऊपर 2 को लिखोगे √2 मल्टीप्लाई √2 डिवाइडेड बाय √2, इससे ये कट गया, क्या करोगे? अब बच्चा यहाँ पे आगे जब फ्रिक्शन में यूज होता है, मैं आपको ढंग से बताऊं तो कहां यूज होता है? फ्रिक्शन में यूज होता है। कैसे? देखो, अब फ्रिक्शन में कई जगह आता है 1/√2 या 2/√2। अब बच्चा कहता है सर 2/√2 इज √2, क्या बात कर रहे हो सर? 2/√2 इज √2, यस। तो कैसे? 2 को लिखेंगे √2 मल्टीप्लाई √2 और नीचे √2 है, तो √2 से √2 कट गया तो बचेगा √2 ही ना चाचा। बोल बोल बोल, ठीक है, ठीक है। अब इस पर बेस कुछ कैलकुलेशन है, हां लाया था मैं, कैलकुलेशन कहां गया? था तो सही, चलो वो कर लेना, मतलब मैं दूंगा कैलकुलेशन इस पे बेस, सही तो रखा है मैंने, लेकिन तुम खुद कैलकुलेट करो। ये रहा, ये कैलकुलेशन बहुत सुंदर सुंदर कैलकुलेशन है। देखो, एक नजर दिखा भी देता हूं तुम्हें, मजा आएगा देख के। एक नजर दिखा भी देता हूं, इसको देख, इसको देख। एक बात, एक कमेंट करके जा कि इस कैलकुलेशन में मजा आएगा तुम्हें। क्या क्या कैलकुलेशन है? देखो, 9 का स्क्वायर माइनस 9 बटा 9, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर बटा 13 प्लस 12, 21 का स्क्वायर माइनस 21 बटा 21, यहाँ से 21 कॉमन लेके भी कर सकता है, ऐसे 21 कॉमन लेके कर लेगा, आसान हो जाएगा। हर चीज में तुम्हें सीखने को मिलेगा, बहुत जोरदार है। जैसे देख, 2 का पावर 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 9 का पावर 3/2 माइनस 6 बटा 7। तो इससे क्या है कि तुम्हारा कैलकुलेशन का स्पीड थोड़ा बढ़ जाएगा, और कोई खास बात, ठीक है, और कोई खास बात नहीं। चलो और थोड़ा बता देता हूँ, ये भी कर लेना, मजा आएगा। ये कैलकुलेशन में 10 का पावर 2 माइनस ऑफ माइनस 10 का पावर 3, 27 प्लस 7 का पावर 0, 3 माइनस 1 का पावर 2, 4 का पावर 5/2, फ्रैक्शन पावर क्या हो जाएगा? t² into t3। इजी है ये तो कुछ इजी है, कुछ टफ है, कुछ लेंदी है, लेकिन सारे कैलकुलेशन कर लोगे तो तुम्हारी इजी हो जाएगी। चलो एक बात बताओ, ये तुम्हें कंपेयर करना है। एक टर्म मैंने लिखा है 0.4, एक टर्म लिखा है 0.40, एक टर्म लिखा है 0.400। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, मतलब कंपेयर करना है कौन सा बड़ा है, कौन सा बड़ा है, विच इज ग्रेटर, विच इज ग्रेटर, विच इज ग्रेटर, बड़ा कौन है? ऑप्शन ए सर 0.4 बड़ा है, ऑप्शन बी 0.40 बड़ा है, ऑप्शन सी 0.400 बड़ा है, ऑप्शन डी ऑल इक्वल है, इक्वल हो। बताओ एक बार कंपेयर करके फटाफट बताओ, तो बड़ा कौन है? अब इसमें पॉइंट नंबर 1 ही नहीं, इसमें पॉइंट नंबर 2 है, इसमें पॉइंट नंबर 3 है। समझना इस बात को, समझना इस बात को, है ना, समझना इस बात को। सारे सेम है क्या? यस। यहाँ पे बच्चों को थोड़ी कंफ्यूजन रहती है कि देखो, जैसे मैंने लिखा 0.4, ये आएगा पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 1, तो उतने जीरो चला जाएंगे बस। अब ये 0.40, तो
पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 2, तो हम लिखेंगे 40 बटा 100, 1 से कट जाएगा तो 4 बटा 10 के बचेगा। तो सर इसका मतलब पॉइंट के बाद अगर जीरो आता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो नॉन जीरो से पहले आता है। अगर नॉन जीरो के बाद आ रहा है तो नहीं पड़ेगा, बच्चा ये बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, नहीं बी आएगा। 89-90% लोग सही करेंगे, कुछ बच्चे 10% करता ये करेंगे। देखो अब जैसे ये नंबर पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? सही आप लिखेंगे 4 पर 00 डिवाइडेड बाई 1000, 00 से 00 कटेगा, 4 बटा 10 ही तो आया, सारा सेम ही तो है। अब यहाँ पे ये समझना है कि क्या डेसिमल प्लेस के बाद जब जीरो आता है, मैं क्या समझा रहा हूँ, ये नहीं समझा रहा हूँ, इसके ऊपर समझा रहा हूँ कि डेसिमल प्लेस के बाद जब जीरो आता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर वो नॉन जीरो से पहले आए, जीरो के बाद आए तो फर्क नहीं पड़ता। जैसे एग्जांपल में समझाता हूँ, अगर ये 0.4 था तो आपने लिखा सर 4 बटा 10 आएगा, और अगर ये 0.04 होता तो क्या लिखते? अच्छा, अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो आप लिखेंगे 004। अब नॉन जीरो से पहले जीरो आना, यहाँ पे ये दोनों को इग्नोर करोगे तो ऐसे भी लिख सकते हो तुम डायरेक्ट 4 बटा 100, देखो ना 0.04 है तो क्या लिखोगे? 4 बटा 100 तो लिखोगे। अगर ऐसा है 0.004 तो आप क्या लिखोगे? 4 बटा 1000। क्या ये बात समझ में आया अच्छे से? क्या ये बात समझ में आया अच्छे से? अब देखो इफेक्ट ऑन पावर ऑन शिफ्टिंग ऑफ डेसिमल प्लेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं कर पाता है 80% बच्चे को इसमें कंफ्यूजन आता है, ध्यान से सीख लो आगे बहुत काम आएगा। सर क्या? इफेक्ट ऑफ पावर ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ डेसिमल प्लेस, डेसिमल प्लेस को शिफ्ट करते हैं तो पावर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना? पावर पे क्या इफेक्ट पड़ता है? जैसे मैं लिखता हूं 2.43 इंटू 10 का पावर 2, ये डिजिट लिखा है, ये डिजिट लिखा मैंने, क्या लिखा? मैंने लिखा 2.43 इंटू 10 का पावर 2। कमेंट बंद करके ध्यान से सुनना प्लीज, कमेंट बंद करके इसको ध्यान से सुनना समझना। सर क्या? 2.43 सर ठीक है, 2.43 इंटू 10 का पावर 2, सर ठीक है, बहुत बढ़िया लिखा है। अब मैं अगर डेसिमल प्लेस को पीछे ले जाना चाहता हूं, 24.3 लिखना चाहता हूं, ऐसे लिखना चाहता हूं, तो पावर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो एक बात बताओ, अगर मैं डेसिमल प्लेस को पीछे ले जाता हूं तो 2.43 से ये नंबर बड़ा है कि छोटा है? 24.3। एक बार ऐसे एग्जांपल के लिए फील के साथ करो, समझो ये नंबर बड़ा है कि छोटा है? सर ये 2.4 है, मतलब 2 है, 0.4 2.4, तो ये नंबर बड़ा हो गया, नंबर बड़ा हो गया तो पावर घटेगा, और जितना गुना नंबर बड़ा हो गया उतना गुना पावर घटेगा। ये कितना गुना नंबर बड़ा हो गया? 10 गुना बड़ा हो गया, 2.4 को 24.3 कर दिया, 10 गुना बड़ा हो गया, तो 10 गुना पावर कम हो जाएगा 10। तो मैं तुम्हें ये समझाना चाह रहा हूं कि डेसिमल प्लेस को जितना पीछे शिफ्ट करोगे तो नंबर बढ़ेगा, और जितना पीछे शिफ्ट करोगे जितना डिजिट उतना जल्दी पावर तुम्हारा क्या हो जाएगा। अब इसको प्रूफ करते हैं। 2.43 मल्टीप्लाई 10 का पावर 2, अब मुझे इसको 24 लिखना है। हाँ सर, तो कैसे लिखोगे? सर काम करते हैं अपने काम करते हैं क्या? इसमें ना 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड करो, क्या दिक्कत कर सकते हैं? अब बताओ अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं 2.43 तो 2.43 मल्टीप्लाई 10 क्या होगा? 24.3, और ये 10 का पावर 2 डिवाइडेड बाई 10 है, तो 10 का पावर 2 डिवाइडेड 10 क्या हो जाएगा? 10 का पावर 1। तो जितना डिजिट तुमको आगे पीछे करना है ना उतने 10 के पावर से मल्टीप्लाई करो। जैसे एक डिजिट पीछे करना तो 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड करो, 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड करो। अब मान लो इसी में मुझे डेसिमल प्लेस को आगे लेना तो यही करना है, 2.43 मल्टीप्लाई 10 का पावर। आप क्या करो? 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड, एक डिजिट आगे पीछे करना है, 2 डिजिट आगे पीछे करना है तो 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड। अब सुनना, अगर मैं 10 से डिवाइड कर दिया इस नंबर को, तो 2.43 को 10 से डिवाइड कर रहा हूं, अगर मैं 2.43 को 10 से डिवाइड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? सर 0.243 मल्टीप्लाई 10 का पावर 2 इंटू 10 10 का पावर 3। तो जितना डिजिट आपको आगे पीछे करना है ना उतने 10 से मल्टीप्लाई और उतने 10 से आपको डिवाइड करना है, उसने 10 उतने ही 10 से मल्टीप्लाई और उतने ही 10 से आपको क्या करना है? डिवाइड करना है बस। क्या ये बात समझ में आ रहा है? ये बात समझ में आ रहा है? जितना आपको डेसिमल प्लेस आगे पीछे ले जाना है उतने ही 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड करना है, ठीक है? मैं आपको बताता हूं, फिर से चलो फिर से बताता हूं, सुनो। जैसे मान लो ये है 2.43 इंटू 10 का पावर 2 मल्टीप्लाई मैं 100 से करता हूं, 10 से करता हूं और 10 से डिवाइड करता हूं, एक डिजिट आगे पीछे ले जाना। अब अगर तुम्हें डिजिट पीछे ले जाना है तो पीछे ले जाने के लिए 10 यूज करो। अब 2.43 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा? 24.3। 2.43 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 24.3, 10 बटा 2, 10 का पावर 2 और नीचे 10 है तो 10 का पावर 1 आ जाएगा। और सेम ही रिजल्ट में अगर मुझे डेसिमल प्लेस को आगे ले जाना है तो 10 से डिवाइड करो इसी में। अब इसमें 10 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा? 0.243 मल्टीप्लाई 10 का पावर 2 इंटू 10 10 का पावर 3। क्या ये रिजल्ट और ये रिजल्ट दोनों सेम है? दोनों सेम है, देख दोनों सेम है, दोनों सेम है, ठीक है? अब जैसे मान लो 7.839 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -4। अब मुझे डेसिमल प्लेस को आगे पीछे करना है, कैसे करोगे बताओ? तो सर क्लियर लेके जा रहे हैं, पहले ये बताओ मुझे 2 डिजिट आगे पीछे करना है, तो तुम क्या करोगे? 2 डिजिट आगे पीछे करना है। आप क्या करेंगे? सुनना ध्यान से, 2 डिजिट आगे पीछे करना है, 10 का पावर 2 से मल्टीप्लाई 10 का पावर 2 से डिवाइड। जितने डिजिट आगे पीछे करना है उसको 10 के पावर 2 से करना। 2 डिजिट आगे पीछे करना है तो 10 का पावर 2 से मल्टीप्लाई 10 का पावर 2 से। अब बताओ अगर तुम्हें इस डिजिट को पीछे लाना है तो नंबर बड़ा करना है, इस 10 का पावर 2 का यूज करो। अगर डिजिट को पीछे लाना है तो इसका यूज करो, सब ठीक है? तो 100 है, 100 से मल्टीप्लाई करोगे इसको क्या होगा? सर 7 2 डिजिट इधर चला जाएगा, 783.9 इंटू 10 का पावर 4 ऊपर है और नीचे 10 का पावर, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10 का पावर -6। क्या ये रिजल्ट और ये बराबर है? हाँ देखो, ये वैल्यू छोटा था 10 का पावर -7, वैल्यू बढ़ा दिया कितना? 2 डिजिट इधर लाया तो नंबर बड़ा हुआ तो पावर 2 से घट गया, देखो 10 का पावर -6। ठीक है, ठीक है, समझ आ रहा है? ये मुश्किल काम है लेकिन आपको करना पड़ता है। अच्छा सर अगर मुझे ये इसी डिजिट को इधर और लाना होता तो क्या?
इस 10 का पावर का यूज करो। अगर 100 से इसको डिवाइड करोगे, अगर इसको यूज करोगे, 100 से डिवाइड करोगे, बताओ क्या होगा? 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.07 आएगा। 100 से डिवाइड करो तो डिजिट दो डिवाइड कर दो तो डेसिमल प्लेस इधर आएगा। 0.7839 इनटू इसको यूज कर लेते हैं। 10 का पावर -2, 10 का पावर 2, 10 का पावर -2। अब मैं बॉक्स में कुछ नंबर ले रहा हूं, उसको ध्यान से देखो। ये डिजिट ध्यान से देखो, ये डिजिट ध्यान से देखो, थोड़ा टेढ़ा कर लेता हूं, और ये डिजिट ध्यान से देखो। अब इन तीनों को देख के बताओ, तीनों सेम है कि नहीं? तीनों सेम है कि नहीं? समझ में आया? ये तीनों सेम है कि नहीं? अब इसका डायरेक्ट इफेक्ट भी मैं तुमको बताता हूं। 10 का पावर -3 0.7 इनटू 10 का पावर -3 एकदम सही बोल रहे हो। अब मैं तुम्हें डायरेक्ट कैसे कैलकुलेट कर सकते हो वो भी सिखाऊंगा। अब मैं ये तुम्हें बता दूंगा, सेम है, ठीक है? इतना बेसिक पढ़ा रहे हो, एडवांस भी पढ़ाएंगे भाई, चिंता क्यों कर रहे हो? एडवांस भी पढ़ाएंगे। अब यहां पर देखो, जैसे लिखा है 4.38 इंटू 10 का पावर 2 और 10 का पावर 4 लिखा, तो y की वैल्यू क्या होगी? अब इसको कैलकुलेट करते हैं। चलो, ये कैलकुलेट करूंगा, बाकी तुम्हें घर पे करना है। ये कैलकुलेट करते हैं। अब कैसे डील करेंगे उसको बताता हूं। जैसे देखो 4.38 इंटू 10 का पावर 2 बराबर y इंटू 10 का पावर 4। अच्छा ठीक है, अब इसको कैसे करें हम सॉल्व? तो देखो 10 का पावर 2 से 10 का पावर 4 किया, हाँ, तो पावर कितने बना है? सब 10 का पावर 2 100 बना है, तो 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड करो। 4.38 मल्टीप्लाई 10 का पावर 2, 10 का पावर 2 से मल्टीप्लाई 10 का पावर 2 से डिवाइड। अब मुझे बताओ 10 का पावर 2, 10 का पावर 2, 10 का पावर 4 हो गया, सब कहां से हिट मिला? मुझे 10 का पावर 4 का होना चाहिए ना, 10 का पावर 4 आ गया, और इस 100 से इसको डिवाइड कर दो, तो 0.0438 इंटू 10 का पावर 4 इंसान। और वैसे भी हम डायरेक्ट भी सोच सकते थे कि हमें पावर बढ़ाना है, तो पावर बढ़ाने पे नंबर को छोटा करना पड़ेगा। कितना पावर बढ़ाना है? 2 पावर, तो डेसिमल प्लेस को 2 आगे ले जाओ, नंबर छोटा कर दो। डायरेक्ट फील आ गया कि नहीं? इसको डायरेक्टली हम कैसे सोच सकते हैं, एक फील से हम कैसे सोच सकते हैं। जैसे देखो ये है 4.38 इंटू 10 टू द पावर 2। हमको क्या करना है कि 10 का पावर 4 करना है, 10 का पावर 2 बढ़ाना है, तो इसका पावर जब मैं बढ़ाऊंगा तो डिजिट को क्या करूंगा? छोटा। कैसे छोटा करूंगा? डेसिमल प्लेस को आगे ले आओ। कितना आगे? 2 डिजिट आगे, तो 4 के आगे आएगा 1 और एक और 0 आ जाएगा। 0.0438 इंटू 10 का पावर 4। मजा आ गया तो कमेंट बॉक्स में लगा दो। समझ में आया? समझ में आया? चलो ये करा देता हूं। कौन सा करा? तो ये करा देता हूं, ये करा देता हूं। इसको देखो क्या है ये 501.3 बराबर 50.13 इंटू 10 का पावर 1। तो सिंपल है 501.3, 10 का पावर में कुछ नहीं। अब एक बात बताओ मुझे, इसको हम कहां ले रहे हैं? इधर ला रहे हो, तो डिजिट क्या कर रहे हैं? छोटा। डिजिट छोटा कर रहे हैं तो कौन तो बढ़ेगा ना भाई। और ऐसे बताओ यहां से ये कैसे आएगा? 10 से डिवाइड करो और 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 का पावर 1 आ जाएगा। यहां पे y 1 आना चाहिए, यहां पे y 1 आना चाहिए। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? तो आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूं एक बार और, चलो डिवीजन करा देता हूं। जैसे ये डिजिट ध्यान से देखो, ये है 0.038, क्या है देखो 0.038। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस डेसिमल प्लेस को कितना पीछे ले जा रहा हूं? तो 1 2 3 4 5 पीछे लाया, 5 पीछे लाया। देखो ना, ये 38 है, तो अगर मैं यहां लाता डेसिमल 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट लाता तो 38 होता। 3 और 2 और 0 है, तो 5 डिजिट लाया है, तो ये नंबर बढ़ा। क्या मैग्नीट्यूड बढ़ा? हाँ सर, तो पावर घटेगा। यहां पे y की वैल्यू होगी -5, यहां पे y की वैल्यू होगी -5, 4 नहीं बेटा 5। ठीक है, तो ये होमवर्क आपको करना है, ये होमवर्क करना है कैलकुलेशन। इसमें और मजा आएगा। जैसे ये देखो कितनी बार यूज होता है, अब ये कर ही नहीं पाते मॉडर्न फिजिक्स में। अब कई लोग लग रहा है टाइम पास है ये, तो जिसको लग रहा है ये टाइम पास है, -5 आएगा बेटा। नंबर देखो, वैल्यू मैग्नीट्यूड जो बाहर वाला है वो घटता है तो पावर बढ़ता है, और जब मैग्नीट्यूड बढ़ता है तो पावर घटता है। ये तो लॉजिक लगाओ। और नहीं आ रहा तो 10, जितनी पावर एक्स्ट्रा आ रही है ना, जितना नंबर बढ़ रहा है उतने 10 के पावर से मल्टीप्लाई और उतने 10 के पावर से डिवाइड कर दो, फिर सोचो। ठीक है, ठीक है, फिर सोचो। इधर देखो, अब ये मॉडर्न फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में हर जगह यूज होता है कि नहीं? हाँ सर होता है। अब इसको कन्वर्ट करो। 90% बच्चा नहीं कर पाता है, 90% बच्चा नहीं कर पाता इसको। सर क्या है? 12400 एंगस्ट्रॉम। देखना भाई, और अब मैं क्या करूं, बेसिक में 2 बार पढ़ाऊंगा, यहां भी पढ़ाऊंगा, और जब ये यूज होगा तो फिर से रिकॉल करके पढ़ाऊंगा, फिर से रिकॉल करके पढ़ाऊंगा। फर्स्ट रॉन्ग है, जल्दी गलत हो जाए। क्या है? 10 का पावर 2, तो पावर बढ़ेगा, डिजिट छोटा हुआ, 2 डिजिट आगे जाएगा। सही तो है? 10 0.04 सही है। और ये है 501, 10 से डिवाइड कर दो, 1 डिजिट उधर चला जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई तो y का पावर, ये भी सही है। सही तो है? चलो देखो, अब तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 का पावर -10, नैनोमीटर का मतलब होता है 10 का पावर -9। बताइए एंगस्ट्रॉम का क्या मतलब होता है भाई मेरे? एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 का पावर -9, नैनोमीटर एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 का पावर -10, नैनोमीटर मतलब 10 का पावर -9। तो ये लिखा है 12400 एंगस्ट्रॉम, मतलब 12400 इंटू 10 का पावर -10 इज इक्वल टू नैनोमीटर, मतलब एंगस्ट्रॉम मतलब कितना मीटर, और ये तुम्हारा लिखा है नैनोमीटर मतलब 10 का पावर -9। अब देखो क्या किया इसने, सब 10 का पावर 10 था, 10 का पावर -10, और यहाँ पे 10 का पावर -9 हुआ, तो पावर 1 से बड़ा है, नेगेटिव में जाना मतलब पावर 1 से बड़ा है, तो नंबर 1 से छोटा हो जाएगा। सिंपल 1240 ये है। अब नहीं समझ में आया, ऐसे करो 12400 इंटू 10 का पावर -10, काम करो 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड। अब जैसे तुम 10 से डिवाइड करो तो 0 से 0 कट जाएगा, क्या बचा? सब 1240 बचा, और इंटू 10 का पावर 1, 10 का पावर -10, 10 का पावर -9 बचा, 10 के पावर -9 को नैनोमीटर बड़े आराम से कन्वर्ट हुआ। 10 का पावर 10 का पावर 4 है, इस y की वैल्यू पूछिए, तो y की वैल्यू हो जाएगी 0.03। आंसर थोड़ी बता रहा हूं इसमें।
और इसमें y की वैल्यू पावर पूछी तो पावर 1 आएगा, इसमें y की वैल्यू पूछी है, इसमें 10 का पावर 4 तो है ही पहले से, ये अलग है ना, ये तो इसका सॉल्यूशन है, ये तो इसका सॉल्यूशन है। और इसमें y डिजिट पूछा है तो डिजिट ये आएगा डिजिट, इसमें डिजिट पूछा है, y डिजिट पूछा है, ये y का आंसर है ना। इसमें अलग अलग तरीके के सवाल बनाए, इसमें y डिजिट पूछ रहा है, 10 का पावर 4 हो तो y क्या आएगा, 10 का पावर 2 हो तो y क्या आएगा, इसमें y पावर नहीं है। ठीक है, क्या कर रहा है यार ये भाई, तुमसे इसलिए सवाल सॉल्व नहीं होते, बाद में दिक्कत आती है, मुझे पता है। तो सवाल ही नहीं समझ पाया, मैं सवाल अलग बनाया, इसमें पावर नहीं पूछ रहा था, मैं पूछ रहा था कि 4.38 into 10 का पावर 2 और y into 10 का पावर 4, तो y क्या होगा, ये y क्या होगा ये निकाल, मैं ये पूछ रहा था। ठीक है, तो इसमें y तो तुम्हारा ये आंसर है ना, y पावर तो नहीं पूछ रहा था। और सेकंड में क्या पूछ रहा था मैं, इसमें पावर पूछ रहा था, y की वैल्यू पूछी, तो ये है 501.3 into 50.13 into 10 का पावर y। तो ठीक है, तो तुम बताओ ये 501.3 को 50.13 कैसे लिख सकते हो? तो इसी में 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड करो, जो 10 से डिवाइड किया वो आ जाएगा 50.13। अरे 501 को 10 से डिवाइड करो तो 50.13 और ऊपर 10 का पावर 1 बच जाएगा, तो y 1 आ गया। अच्छा, ये सॉल्व नहीं किया इसलिए इसको कंफ्यूजन हो रहा है, चल भाई कर दो, देखिए 501.3 बराबर, कोई फिजिक्स पढ़ने का फायदा नहीं है अगर यहां फंस जाओगे तो 50.3 501.3 इज इक्वल टू 50.13 into 10 का पावर y। तो कैसे करोगे इसको सॉल्व? देखो हम क्या करते हैं, 501.3 को 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड कर देते हैं। अब 501.3 को 10 से डिवाइड करोगे, क्योंकि मुझे तो 50.13 चाहिए, तो 10 से डिवाइड कर दिया जाएगा, तो ये हो गया 50.13 मल्टीप्लाई, ये इसको मैंने 10 से डिवाइड किया, बचा क्या 10, तो 10 का पावर 1। अब इन दोनों को कंपेयर करो, 10 का पावर y 10 का पावर 1, तो ये डिजिट से डिजिट मिला दिया तो y की वैल्यू 1 आ गई। तो इसमें मैं तुमसे डिजिट पूछ रहा था और इसमें मैं तुमसे पावर पूछ रहा था, भगवान। और ये है तुम्हारा 0.038, ठीक है 0.038, इसको कैसे निकालोगे, तो 38 किया तो देखो 0.038 तो 10 के पावर, मैं पता है 5 से करना, 10 का पावर 5 डिवाइडेड बाय 10 का पावर 5, तो अगर मैं इस 10 के पावर 5 से इसको मल्टीप्लाई करूं, देखो 0.038 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 10 का पावर, अब इससे मल्टीप्लाई करोगे या ऐसे भी कर सकते हो, सिंपल देखो ऐसे भी कर सकते हो, ये है तुम्हारा 0.038, ठीक है ऐसे लिखो, 3800 के टर्म से मिलाना है, तो मैंने 3800 बोल दिया। अब पॉइंट और 1 2 3 4 5 इसको और इसको सेम लिख सकते हो, क्योंकि तुम इस डेसिमल प्लेस के बाद 038 है तो 00 मान सकते हो, क्योंकि तुम्हें मैंने कहा है 0.40 वो तुम सीखे हो, तो 0.038 को 0.03800 लिख सकते हैं। हाँ, अब डेसिमल प्लेस हटाओ तो क्या आएगा, सर डेसिमल प्लेस हटाएंगे तो 3800 बटा 1 2 3 4 5 10 का पावर 5 आएगा, ये आएगा। हाँ, अब ये आ गया तेरा 3000 इंटू 10 का पावर 5 ऊपर जाएगा तो 10 का पावर -5, ठीक है। अरे भाई ये टर्म था तेरा 50 501.3, हाँ भाई तुम्हारा गणित खराब है यार तेरा, कैसे करोगे कैलकुलेशन, कैसे करोगे, देखो ये समझाते हैं। 501.3 इतना आ रहा है, तो देखो 501.3 यही है ना तुम्हारा, तो तुम ना मतलब एनालिटिकल थिंकिंग से नहीं कर पा रहे हो, करना क्या है इस एक्सप्रेशन में y की वैल्यू निकालनी है, तो 501.3 को 50.13 बना है, तो कैसे कर सकते हो, सर 501.3 इस पॉइंट को इधर लाया, एक डिजिट शिफ्ट किया है, तो इसी को मैं कह रहा हूं 501.3 को 10 से मल्टीप्लाई या 10 से डिवाइड कर। अब जैसे तूने 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड किया, तो इसको सॉल्व किया हमने, 10 से डिवाइड करके क्या होगा सर 50.13 होगा इंटू 10। अब ये एक्सप्रेशन आ गया, इससे मैच कर गया, हाँ 50.13 इंटू 10 का पावर 1, तो y यहां से तुम्हें कंपेयर करके क्या आ रहा है 1 ही तो आ रहा है, -1 कैसे आ रहा है, तुमने इसका यूज किया ना भाई। ठीक है चलो भाई साहब, कोई बात नहीं, होता है थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, कुछ 2-4 बच्चे थोड़ा मजे भी लेने, कोई। तो देखो कितने लोगों को इसमें दिक्कत आती थी बता देना, ये सब समझ ही नहीं आता था आज तक, अब समझ आया। 12400 एंगस्ट्रॉम को नैनोमीटर में लिखेंगे, तो एंगस्ट्रॉम का मतलब -10, अब -10 को -9 डिवाइड कर, 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 1240, और 10 इंटू 10 का पावर -10, देखो ये हो जाएगा तुम्हारा 10 इंटू 10 का पावर -10, 10 का पावर 9 को नैनो बोलते हैं, देखो 12400 एंगस्ट्रॉम 1240 नैनो, ठीक है क्लियर है। चलो ये बताओ, ये सॉल्व करो, ये क्या है 0.4 कूलम को 10 का पावर -4 कूलम के टर्म्स में लिखना, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहाँ पे क्या है, ये तो बहुत हार्ड हो गया, फिर कैलकुलेशन में आंसर मिलाने में दिक्कत आता है। कई बार तुमसे ऐसा हुआ है, कई बार तुम्हें ऐसा हुआ है कि तुम आंसर सॉल्व कर लिए, आंसर भी आ गया, लेकिन तुम्हारा ऑप्शन नहीं मैच करा, ऑप्शन नहीं मैच करा, क्या ऐसा हुआ हाँ सर होता तो है, तुम सॉल्व भी कर लेते हैं लेकिन ऑप्शन मैच नहीं करता, क्यों नहीं करता है, तो वही तो है, ये 0.4 कूलम है, अब 10 का पावर -4 लाना, यहाँ पे कैसे 0.4, यहाँ पे है कैसे 0.4, लेकिन लाना है समथिंग नंबर इंटू 10 का पावर -4 के टर्म। तो अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 10 का पावर 4 से मल्टीप्लाई और 10 के पावर 4 से डिवाइड, हमें 10 का पावर 4 लाना है कि 10 का पावर -4 लाना है, 10 का पावर -4, तो ये वाला टर्म ऊपर ले जाओ तो -4 आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये है तुम्हारा 0.4 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 10 का पावर 4, नीचे जो 10 का पावर 4 ऊपर जाके हो जाएगा 10 का पावर -4 मल्टीप्लाई, बताओ 0.4 है तो 1.4 मतलब 4/10 से 1 0 जाएगा, 1 2 3 4 पर 3 0, ये आएगा आंसर 4000 इंटू 10 का पावर -4, सिंपल है, सब आ रहा है 4000 इंटू 10 का पावर -4, एकदम सही है 4000 इंटू 10 का पावर -4। और इसको डायरेक्टली लॉजिक से कैसे सोच सकते थे,
सर पावर को 10 का पावर -4 किया है, मतलब 4 डिजिट पावर कम किया है, तो ये पॉइंट 4 डिजिट बढ़ाएगा तो पीछे जाएगा 4 डिजिट, तो 0.4 से 4 डिजिट पीछे जाएगा, मतलब 1 2 3 4 ये आ गया 4000 × 10 का पावर -4। सोचो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। चलो अब ये होमवर्क करना और मैं सॉल्यूशन वीडियो दूंगा तो तुम्हें और क्लियर होगा, घबराओ मत। तुम अभी नहीं सीखोगे तो फिर बाद में दिक्कत आएगा, और बाद में जब कैलकुलेशन करूंगा तो दोबारा मैं फिर से बताऊंगा। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलो चेंजिंग द साइड ऑफ पावर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बच्चा समझ ही नहीं पाता इधर से उधर गया तो पावर कैसे हो गया। जैसे मैं लिखता हूं x का पावर हाफ बराबर y। अब क्या है कि इधर x का पावर हाफ और उधर y, इधर x का पावर हाफ और उधर y, ऐसा है, इधर x का पावर हाफ और उधर y, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो जब भी हम इस पावर हाफ को उधर ले जाते हैं तो ये अपोजिट हो जाता है, जैसे 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा। x y का पावर ये 2/1 हो जाएगा, 2 को मतलब 1/2 में ये 2 ऊपर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, इधर का रूट उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे x का पावर हाफ y है, ऐसे कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर, इसमें क्या दिक्कत है। मतलब ये कर सकते हैं कि हम दोनों तरफ क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। जब तुम दोनों तरफ स्क्वायर करोगे, दोनों तरफ ये स्क्वायर कर दोगे तो ये होगा x का पावर हाफ का स्क्वायर बराबर y का स्क्वायर। अब बताओ ये हाफ मल्टीप्लाई 2 करके क्या बचेगा, x y स्क्वायर। तो समझ में आया, जब पावर का साइड चेंज करते हैं तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर इंटरचेंज हो जाता है, जैसे 1/2 है उधर जाके 2/1 हो जाएगा। समझ में आया तो आग लगा दो। अब ये है तुम्हारा x का पावर 1/3 अगर 4 है, x का पावर सबसे पहले समझो, x का पावर 1/3 4, तो 1/3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 का पावर 3 बटा 1 से डिवाइड करने से नंबर तो वही रहता है, मतलब 4 का क्यूब क्या होगा, 4 × 4 × 4 मतलब 64। क्या समझ में आता है, इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं, दूसरे तरीके से कर सकते हैं, क्या, क्यूब बोथ साइड, टेकिंग क्यूब बोथ साइड, टेकिंग क्यूब बोथ साइड, क्यूब बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्यूब ले लेंगे। जब हम दोनों तरफ क्यूब ले लेंगे, जब दोनों तरफ क्यूब ले लेंगे तो x का पावर 1/3 का क्यूब = 4 का क्यूब। अब ये 1/3 और 3 कट के क्या हो जाएगा, x का पावर 1 = 4 का पावर 3। जब दोनों मेथड आपको समझ में आ गए, कंसेप्ट एक ही है, ये दोनों चीजें आपको फील आ गई, तो दोनों चीज आपको फील आ गई। अरे तो पहले दिन ही J1 का सवाल करेगा, क्या है, बेसिक है, तो थोड़ा भरोसा थोड़ा ट्रस्ट होगा, धीरे धीरे तो लेवल अप होगा। खैर पहले दिन ही J1 करा दूं क्या, कैलकुलेशन तो सीख ले मेरे भाई। चलिए बता, x का पावर 2/3 = 9 कैसे सॉल्व करेगा, तो ध्यान से देख, x का पावर 2/3, गजब बच्चे हैं, 2/3 = 9, तो ये जो पावर है जब उधर जाएगा तो x का पावर हो जाएगा 9 का पावर 3/2। ये 2/3 देखो, ये स्क्वायर है ना, x का पावर 2 मतलब x का स्क्वायर उधर जाएगा तो बटा 2 मतलब 1/2, 1/3 उधर जाएगा 3, सिंपल सी बात है। समझ में आया, समझ में आया। तो x बराबर हो जाएगा 9 का पावर 3/2। 9 को क्या 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, हां सर 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर × 3/2, 2 से 2 कट गया, 3 का क्यूब = 27 आंसर आएगा। 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 27 आंसर आएगा। समझ में आ रहा है क्या, ये होमवर्क है, इसका सॉल्यूशन मैं जस्ट शाम को दे दूंगा 6-7 बजे। मेहनत दुगनी करनी पड़ेगी भाई, हम दोनों को मेहनत क्या करनी पड़ेगी, दुगनी करनी पड़ेगी। तो शाम को जस्ट इसका सॉल्यूशन मैं आपको दे दूंगा रिकॉर्ड करके, क्या सॉल्व करना है, कितने लोग करेंगे अच्छे से और फिर आंसर देखेंगे, कितने लोग इसको सॉल्व करेंगे, जल्दी बताइए, फटाफट बताइए, कितने लोग इसको सॉल्व करेंगे। कितने लोग इसको सॉल्व करेंगे, फटाफट बताइए, ठीक है। सॉल्यूशन वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए भी बताइए, सॉल्यूशन वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए भी बताइए, ठीक है। सॉल्व करना, चलो इधर देखो, अगर दोनों तरफ बेस तुम्हारा सेम हो, इक्वल टू के दोनों तरफ, तो उसका पावर भी सेम होता है। एंटी लॉग में कई कैलकुलेशन यूज होता है ना, कई कैलकुलेशन यूज होता है। चलो देखो क्या है, if base is same, if base is same, both side then power is same। अगर दोनों तरफ बेस सेम है तो पावर सेम होता है। फटाफट देखिए कैसे, जैसे मैंने एक एक्सप्रेशन ली, 3 का पावर 6 - 6 = 27, then find value of x, then find value of x की वैल्यू क्या है, सर क्या लिखा, 3 का पावर 6 - 6 = 27, then find value of x की वैल्यू। ध्यान सुनो, ये 3 का पावर है 6 - 6, आसान। अब हम 27 को 3 का क्यूब लिख सकते हैं, ये मैंने आपको बताया, 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 का क्यूब होता है 27, 3 × 3 = 3 होता है। अब देखो दोनों तरफ बेस सेम है, अच्छा बेस सेम पावर इक्वल, 6 - 6 = 3, 6 3 को जब -3 = x, x बराबर 3। ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आया, आपसे बढ़िया है। अब देखो 2 का पावर y - 4 = 64, ये होमवर्क। अब मैं होमवर्क सॉल्व करूंगा ना तो पूरी क्लास की पीपीटी के साथ करूंगा, ताकि मैं समझाता चलूं। ये तुम्हारा होमवर्क सॉल्व करना है। 4 का पावर x/2 8 है, बताओ x क्या होगा, एक बार एक करो, 4 का पावर x/2 = 8 है, x बताओ क्या होगा, लगेगा दिमाग इसमें, लगाओ। 4 का पावर x/2 = 8 है, जरा करना, x क्या होगा बताओ तो, थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। तो पजल्ड हो गया, अच्छा मतलब ओवरडोज तो नहीं हो गया यार, सब बहुत मैथमेटिक्स हो गया यार, करो तो जरा। y = 10, y कहां है, तो इसका आंसर निकाल दीजिए, तो मैंने पूछा ही, ये कर 4 का पावर x/2 = 8, नोट इज x, 3 3 3 3 3 3 3 3 3, अरे बहुत सारे बच्चों का 3 आ रहा है, कुछ का 4 आ रहा है, बहुत सारे बच्चों का 3 आ रहा है, कुछ का 4 भी आ रहा है भाई, कुछ का 4 भी आ रहा है। चलो देखो यहाँ, चलो देखो यहाँ, ये है तुम्हारा 4 का पावर x/2 8 है, आंसर है। एक काम करो, क्या 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, आंसर 2 का स्क्वायर × x², और 8 को क्या 2 का क्यूब लिख सकते हैं, आंसर 2 का क्यूब भी लिख सकते हैं। अब इधर देखो,
2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यह है 2 का पावर x और इधर है 2 का पावर 3। मैंने ये तो सीखा बेस सेम हो तो पावर इक्वल करता है x पावर 3। आसान है, लेकिन ये चीज दिमाग में हिट करना चाहिए। क्या करना चाहिए? हिट करना चाहिए। ये तुम्हारा होमवर्क है। ये अच्छा सवाल है। x - 4, अब सोच x - 4 इज इक्वल टू 2/3 इज इक्वल टू 4। बिना मैथमेटिक्स के कितने लोग फिजिक्स पढ़ने आए थे? जब बिना मैथ के फिजिक्स पढ़ा तो क्या होता है? कितने लोग पढ़ने आते बिना मैथ की पढ़ाओ सर? मैथ तो कहीं भी पढ़ लेते हैं, मैथ पढ़ना होता है यहाँ थोड़ी ना आते। सर बिना मैथ के फिजिक्स पढ़ लेते, तो बिना मैथ का फिजिक्स नहीं पढ़ सकते। ये एक्सप्रेशन देखो, अगर तुमने कहीं भी पढ़ा है 12 कभी भी कहीं भी पढ़ा है, तो ये एक्सप्रेशन एग्जैक्टली फिजिक्स के पीवाईक्यू का है, नीट के पीवाईक्यू का है। ऐसा एक्सप्रेशन नीट में पीवाईक्यू में आता है। हाँ, ये नीट के पीवाईक्यू का सवाल है। ये एकदम डिटो एक्सप्रेशन। हाँ भाई, एकदम सही। सर कहां आता है बताओ, कमेंट में बताओ। अब देखते हैं कितने लोगों को ये याद है। होमवर्क पीडीएफ फॉर्मेट में नहीं मिलेगा भाई। अब मैं कैसे इसको पीडीएफ फॉर्मेट में होमवर्क बोला करूं? कितना सिस्टमैटिक तरीके से आपको लगा के दिया है। आपको ये पीडीएफ, अच्छा ये पीडीएफ मिलेगा, अलग से मिलेगा। ये पीडीएफ तुमको पूरा मिलेगा और फिर इसी पीडीएफ में से होमवर्क को सॉल्व करना, इसी पीडीएफ में कर लेना है या कॉपी में लिख के कर लेना, और फिर मैं तुम्हें वीडियो सॉल्व करूंगा। ग्रेविटेशन में नहीं कहां था सोचो। रिंग प्रॉब्लम नहीं, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग, मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ रिंग, मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ रिंग के एक्सिस पे जब मैग्नेटिक फील्ड एकदम वही आता है। चलो करो, क्या है? 27 इज इक्वल टू 5 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3। एक बात बता भाई, एक बात, एक काम करते हैं, 5 प्लस एक्स स्क्वायर को रहने देते, इसका पावर 3/2 है, हाँ सर उसको उधर ले जाते हैं। तो क्या 27 का पावर 2/3 आ जाएगा? सही बोला, साइड चेंज करते हैं पावर का, तो जो हाफ है स्क्वायर में जाएगा, 2 है वो क्यूब में आएगा। ये समझ में आता है क्या? कमेंट बॉक्स में आग लगा के बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में आग लगा दीजिए कि ये तो समझ में आता है। अब देखो 5 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 27 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब। बोलिए, हाँ 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब, 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब इनटू 2 पावर 3। 3 से 3 कट जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 9। 5 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। 5 को उधर ले जाओ तो याद आएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर। याद देखिए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 5। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आगे 4, तो एक्स इज इक्वल टू √4 को प्लस माइनस 2 दोनों बोल सकते हैं ना। मतलब वैसे 2 ले लो, आंसर आ जाएगा, बट एक तरीका है कि प्लस माइनस 2 दोनों हो सकता है ना। √4 है ज्यादा सही है, होगा कि प्लस माइनस 2 दोनों आ जाएगा। क्लियर है क्या? प्लस माइनस 2 दोनों आ जाएगा। क्लियर है क्या? इधर देखिए, a by b का पावर x - 1 है और b अगर b by a का पावर x - 3 है तो x बताइए। ये होमवर्क है, थोड़ा दिमाग लगाना, ये भी थोड़ा होमवर्क, थोड़ा दिमाग लगाना। चलो एक बात बताओ, 0.36 को मल्टीप्लाई करो 175 से, फटाफट कैसे करो? तो जब भी फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन तुम्हारे सामने आए, फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन तुम्हारे सामने आए, जब भी फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन तुम्हारे सामने, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इसको लिखोगे 36/100 मल्टीप्लाई 150। मतलब जब भी फ्रैक्शन हो तो डेसिमल प्लेस हटा लो, डेसिमल प्लेस के बाद जितने डिजिट है वो 100 कर दो, 100 कर दिया। ठीक, उसके बाद एक बात बताओ, 25 से कैंसिल करोगे तो 25 होगा 100 और 25 सेकंड, और 36/4 936 9 आ जाएगा। 9 से 33 63। अबे 63 निकालना कितना आसान है? 43 81 क्या बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो? आपने कहा था नीट 2025 का पेपर इजी होगा। हाँ इजी होगा, क्योंकि जब पेपर ना शुरू किया था तो मैंने पूरे साल बोला पेपर टफ होगा और यकीन प्लस को लेकर जाके है ना, सूख जाएगा। और ये तुम यकीन प्लस को छोड़ यकीन लेकर देखकर सूख जाएगा। तो पढ़ाया उस लेवल पर, ठीक है ना, पढ़ाया उस लेवल पर, और पूरे साल बोला था पेपर टफ आएगा, लेकिन जब जेईई मेन का पेपर इजी आ गया, एनटीए का जो मॉक हुआ, मतलब सिंपल पेपर एनटीए ने वो इजी दे दिया था। और लास्ट मोमेंट पे तुम पीएचडी वैसे भी नहीं कर सकते, रिवीजन तो कराऊंगा लास्ट मोमेंट, मतलब थोड़ा सा साइकोलॉजिकली शांत मन से सोच तो सही। तुम्हारा आंसर ही जानना चाह रहा था ना, तो सुन, आंसर जानना चाहता तो सुन। अब कह रहे हैं कि सर आपने बोला था जेईई मेन से इतना ज्यादा गुना टफ है पेपर, जेईई मेन के लेवल का ऊपर पेपर, फिर भी आप कह रहे हो कि 40% आपके नोट्स हैं। हाँ, क्योंकि जेईई मेन पे कई गुना ऊपर लेवल का पढ़ाते क्लास में, इसलिए है नोट्स सवाल, इसलिए नोट्स सवाल है, पता कुछ कहना चाहता है। हाँ, और बच्चे तो बच्चे यार, एक्चुअल में बच्चे की कोई गलती नहीं, टीचर्स लोगों ने, कई लोगों ने बच्चे का ब्रेन वॉश किया, गलत तरीके से गलत बातें करनी। अरे आपने तो बोला था पेपर टफ है, इतना गुना पेपर टफ है, फिर आपने नोट्स सवाल कैसा है? पढ़ाया है पूरे साल, पता है 347 350 लेक्चर लिए हैं, और वो ऑफिशियल डेटा है, जाके देख ले पीडब्ल्यू के ऐप के अंदर, ऑफिशियल डेटा है, पूरे साल में 347 लेक्चर लिए पूरे 11 12 में, और हर लेक्चर 2-2 घंटे का, तो उसमें कंटेंट इतना पढ़ाया है जेईई मेन से अपर लेवल का बहुत ज्यादा, इसलिए सवाल आए हैं। कैसे नहीं आएंगे सवाल? समझ तो आने भाई। तो देख, जब भी फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन हो, जैसे मान लो ये तो मल्टीप्लाई कर रहा है 175 मल्टीप्लाई 0.36, तो अगर तुम एक्जेक्टली 175.36 को मल्टीप्लाई करोगे तो दिक्कत आ जाएगी। तो जब भी तुमने दिखे कहीं भी फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई है तो फ्रैक्शन हटा के डिवीजन में उसमें लिखना, मतलब डेसिमल प्लेस को हटा के फ्रैक्शन में लिखिए फटाफट। जैसे ये है, जैसे तुम्हें 0.75 मल्टीप्लाई 18 करना हो, ये तुम्हें होमवर्क दिया मैंने यहाँ पर, ये तुम्हें होमवर्क दिया है, ये मल्टीप्लाई करना है तुम्हें, क्या 12 मल्टीप्लाई 0.67, 16 मल्टीप्लाई 0.75। तो जब भी ऐसे मल्टीप्लिकेशन तुमको दिखे, घबराना नहीं, जैसे 25.06 है, को घबराना नहीं है, 25 मल्टीप्लाई 06 है तो 6/10 करो, 25 जगह क्या हो जाएगा, 25 चौके 100, 150 150 आएगा सर जी, 150/10 कट के आ गया 15। ऐसे रफ्तार में करना है। कमेंट बॉक्स में लगा दो अगर ये समझ आए तो। सर अपने को क्या करना है, जब भी डेसिमल प्लेस में हो तो उसको फ्रैक्शन में लिख देना है, सिंपल सा बात करना है। जैसे ये 0.2 है तो 0.2 को बहुत इजी है, 2/10 लिख लो, 0.4 है तो 4/10 लिख लो, 0.5 है तो 5/10 लिख लो, 0.60 है तो इसको 60/100 लिख लो, 0.75 है तो इसको 75/100 लिख लो, 0.33 है तो इसको 33/100 लिख लो, 0.66 है तो 66/100 लिख लो, बस इतना करो।
बहुत आसान है सर, वो तो हम आपने सिखाया ही है। जैसे ये 0.125 मल्टीप्लाई 24 है, देखो इसको कैसे मल्टीप्लाई करो, एक्चुअली मल्टीप्लाई करना थोड़ा टफ है। आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे 0.125 है तो आप लिखेंगे 125, 125 बटा 1000 गुना 24, ये चला जाएगा, सॉल्व कर लो, ठीक है। 25 से सॉल्व कर लो, तो 25 से करोगे तो ऊपर आ जाएगा 5, 25 पचे 125 और 25 से करोगे तो आ जाएगा 40, 25 का 140 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। और 8 पचे 40, 8 तेरी 24, 5 से 5 कट 3 आंसर आ गया, लो 3 आ गया, तो डिवीजन करो बस, खत्म, डिवीजन करो बस, खत्म, ठीक है। अब जैसे मान लो ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे तुमसे ये पूछे 0.49 का रूट क्या, नहीं कर पाते बच्चे, ईमानदारी से बताओ इसमें दिक्कत है, नोट्स पीडब्ल्यू ऐप में मिल रहा है, ईमानदारी से बताओ इसमें दिक्कत आ रही है, बताओ। तो रूट अंडर 0.49 है, बहुत आसान है ये करके। सर रूट 49 तो 7 होता है, हम जानते हैं 49 तो 7 होता है, लेकिन ये क्या होगा 0.49 का रूट, आपको कुछ नहीं करना, जब भी फ्रैक्शन में रूट हो, फ्रैक्शन में स्क्वायर हो, फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई हो, आपको क्या करना है, आपको लिखना है 49/100 लिखना है, ठीक है। अब 49 आपका क्या हो जाएगा 7, रूट से बाद 100 जाएगा तो क्या जाएगा 10, तो आ गया आपका फंक्शन, बहुत इजी। अब जैसे तुम्हें स्क्वायर करना हो, रूट 64 करना हो, या फिर ये करना हो 0.02 का होल स्क्वायर, कुछ मत करोगे, 2/100 0.02 2/100 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर बोलो कितना होगा 4 × 10 का पावर 4 हो जाएगा, 4 × 10 का पावर 4 नीचे ऊपर ले जाओ 10 का पावर माइनस, ठीक है। तो समझ में सर ट्रिग्नोमेट्री हल पढ़ेंगे, जोड़ार पढ़ेंगे, बहुत कर देंगे, क्या बात कर रहे हो, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना अभी तुम पहले ये तो पढ़ ले भाई, तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे ना, ठीक है। ये तुम्हारा होमवर्क है, बहुत सारे होमवर्क है, घर पे तुमको बैठ के सॉल्व करना है, शाम को 6 बजे सॉल्यूशन आएगा। बढ़िया सवाल है, क्या है 2/n = 4 + 6/7, तो n की वैल्यू बताओ, क्या करना है, n की वैल्यू बताना, ठीक है, ठीक है। ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन विद फ्रैक्शन, ईमानदारी से बताओ इसमें दिक्कत आती है कि नहीं, फ्रैक्शन के साथ। जैसे 0.74 में से 0.80 घटाना है, कैसे करोगे, कैसे करोगे, सोचो कैसे करोगे, पूरा दिमाग लो, कैसे करोगे इसको। सर 0.74 को 0.01 से, हाँ बता, तो कैसे करोगे सर, इसको क्या करें, तो अच्छा कितने लोगों को दिक्कत आती है बता दो, तो इसमें दिक्कत आती है, हाँ हटाना जरा। तो इसमें क्या करना, हमेशा और हमेशा डेसिमल से डेसिमल पॉइंट को मिला। चलो अभी टाइम हो गया, मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है, ठीक है ना। होमवर्क आप अच्छे से कर लेना, होमवर्क अच्छे से कर लेना, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और ये सॉल्यूशन ये करना है तुमको सॉल्व, अब तुम जैसे कर सकते हो करो, मैं सॉल्यूशन वीडियो दे दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और प्लानर में देखो थोड़ा सीक्वेंस आगे पीछे होगा, ओवरऑल जो चैप्टर में पूरा पढ़ना है ना वो तुम पूरा पढ़ लोगे, थोड़ा सीक्वेंस तो आगे पीछे रहता है ना, ओवरऑल चैप्टर में जो पढ़ना है वो तुमको मिल जाएगा। अब बेसिक मैथ में ट्रिग्नोमेट्री लिखा तो पढ़ाऊंगा ना, कल ही पढ़ाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री। आज तुम्हें जो होमवर्क दिया वो कर लेना, उसका सॉल्यूशन वीडियो में डाल दूंगा, फिर कल ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, अरे बहुत जोरदार करेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखो और लेवल अप धीरे धीरे करेंगे, बढ़ाएंगे, ठीक है। अभी तो शुरू हुआ, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।